बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। व्यूअर्स, आज की सुबह मेरे लिए तो बहुत ही एक पॉजिटिव और वंडरफुल सुबह है। क्यों? क्योंकि आज हम एक लिविंग लेजेंड को अपने शो में ट्रिब्यूट पेश करने जा रहे हैं और उनसे उनकी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे, उनके काम की जर्नी के बारे में जानेंगे। आज हमें कौन ज्वाइन कर रहा है, उनसे बात करने से पहले मैं ये ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि व्यूअर्स, ज़िंदगी में ही जो हमारे लेजेंड्स हैं हमारी मीडिया इंडस्ट्री के, चले क्योंकि शो ही मीडिया का है और मीडिया से रिलेटेड है, और फिर उसके अलावा और लोग भी जो मीडिया से कनेक्टेड नहीं भी हैं, जो बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं, उनको उनकी ज़िंदगी में ही अप्रिशिएट करना, उनसे बात करना, उनको रिगार्ड देना, मेरे ख़्याल से ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। इस दुनिया से लोग रुखसत हो जाते हैं या उनकी एज बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो तब हम ट्रिब्यूट्स भी पेश करते हैं और बड़ी तारीफ़ें भी करते हैं, और उस वक्त क्योंकि कंटेंट वायरल होना होता है उसकी वजह से, तो इस वजह से लोग जो हैं उसके ऊपर फोकस करते हैं। लेकिन एट पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क हम अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं कि हम उन लोगों को अप्रिशिएट करें, ट्रिब्यूट दें जो हमारी इंडस्ट्री को कंट्रीब्यूट कर चुके हैं और जो एक एफ़र्ट करते रहे हैं पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए। अब अगर मैं बात करूं पाकिस्तान के लिविंग लेजेंड्स की, कभी खान साहब तो हमें छोड़ गए, तो रुखसत हो गए इस दुनिया से, लेकिन उनसे बड़ा लिविंग लेजेंड कौन था उस जब वो हयात थे? जावेद शेख साहब हो गए, बहरोज़ सब्ज़वारी हो गए, अनवर मकसूद साहब, नदीम बेग, सबा फैसल, आबिदा परवीन साहिबा, राहत फ़तेह अली खान, मुस्तफ़ा कुरैशी, सुल्ताना सदीकी जैसे बहुत बड़े लिविंग लेजेंड्स हमारे साथ हैं और उनको हमने ज़रूर अप्रिशिएट करना है। और हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम में ज़रूर उनको शो में बुलाएंगे और उनसे बात करेंगे। एंड लाइक आई सेड, ये वो लोग नहीं हैं जिन्होंने सिर्फ नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जो इनकी फ़ैन फॉलोइंग है, और सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तानियों में नहीं, जो पाकिस्तानी नहीं भी हैं वो उनके फ़ैन्स हैं, उन्हें अप्रिशिएट करते हैं अक्रॉस द बॉर्डर, साउथ एशिया में। इवन जब ये लोग बाहर जाते हैं पाकिस्तान से, तो डिफरेंट इवेंट्स और शोज़ रखे जाते हैं सिर्फ इनसे मुलाकात करने के लिए। परफॉर्मेंसेस तो एक बड़ा सेपरेट इशू हैं। दुनिया को पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज देने वाले ये वो लोग हैं। सो आज हम एक ऐसी पर्सनालिटी को ट्रिब्यूट पेश करेंगे जो एक बेहतरीन आर्टिस्ट हैं, और बेहतरीन आर्टिस्ट के साथ एक बेहतरीन इंसान हैं। उन्होंने अपनी फेम, अपनी सक्सेस, इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी को ओवरशैडो नहीं करने दिया। अपनी ज़िंदगी भी इन्होंने भरपूर अंदाज में जी है और अभी भी जी रही हैं, और एट द सेम टाइम उन्होंने अपने करियर में एक्सेल किया और अभी भी एक्सेल कर रही हैं। जब इस इंडस्ट्री में आई तब भी टॉप ऑफ हर गेम थी, और आज भी शी इज़ एट द टॉप ऑफ हर करियर। वो कौन है उनके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले बढ़ते हैं शेफ़ की तरफ। आज हमारी सुपरस्टार से अगर आपने बात करनी है या कोई सवाल करना है तो 042992000648 पे आप कॉल कर सकते हैं। एंड मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। शेफ़ कनीज़ फ़ातिमा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वैसे एक बात आपने नोटिस किया बेटा कि हम जिस दुनिया में रहते हैं, जब इंसान दुनिया से चला जाता है या मतलब बहुत बीमार होते हैं या कोई ऐसी चीज़ें लग रही होती हैं और सोशल मीडिया पे चीज़ वायरल होती है, तो तभी हम अपने लेजेंड्स को ट्रिब्यूट देते हैं। हम उनको तब नहीं ट्रिब्यूट देते जब वो ज़िंदा होते हैं, या उनको हम उस तरह से अप्रिशिएट नहीं करते। शोज़ वगैरह में बुलाते हैं लेकिन हल्ला गुल्ला ही हा करके भेज दिया। एग्जैक्टली, या जब बरसी होती है उनकी तो वो उस पर करते हैं। तो जो लेजेंड्स हैं वो तो, और लिविंग लेजेंड है, वो हमारे लिए कितना बड़ा एक एसेट है। ऐसे ही बिल्कुल। एंड आई थिंक ज़िंदगी में ही अगर अप्रिशिएट किया जाए तो बेहतर होता है। बिल्कुल ऐसा ही। और उसके बाद भी ऑफ कोर्स, क्योंकि वो फिर लेजेंड्स होते हैं, उनको सारी ज़िंदगी हम याद रखते हैं। एग्जैक्टली। तो आज क्या बना रही हैं? आज हम लोडेड फ्राइज बना रहे हैं और साथ पीच स्पार्कलर। ओह वेरी नाइस। ओके, सो व्हाट आर द रेसिपीज? तो सबसे पहले लोडेड फ्राइज़ की तरफ चलते हैं। जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, तेल 4 खाने के चम्मच, मुर्गा गोश्त आधा किलो, पेपरिका पाउडर 1 चाय का चम्मच, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चम्मच, सुरख मिर्च 2 चाय के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, टमाटर 2 अदद, प्याज 1 अदद। चिली सॉस के लिए मक्खन 4 खाने के चम्मच, लहसुन 1 खाने का चम्मच, अलापिनो 1 खाने का चम्मच, मैदा 3 खाने के चम्मच, दूध 1 कप, नमक 1/4 चाय का चम्मच, सुरख मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, चीनी 1 चाय का चम्मच। असेंबलिंग के लिए फ्राइड चिप्स, चीज़, अलापिनोस एंड ब्लैक ऑलिव्स। इसका मेथड ये है, सबसे पहले आलू को कट करके उसको आप पानी में थोड़ी देर के लिए सॉक कर दें, नमक वगैरह लगा के, एंड देन कॉर्नफ्लोर लगा के उसे फ्राई कर लें। फ्राई करने के बाद
और दूसरी अगर तरफ डबल फ्राई करें तो बेहतर होता है, एक तो बिल्कुल, फ्राई rest किया, दे के 5 रेस्ट मिनट। दे के फिर आपने उसके बाद उसको फिर से रीफ्राई कर लिया तो वो एक्स्ट्रा क्रिस्पी हो जाता है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ जो हमारे यहाँ जैम्बलिंग में चिकन भी आता है, तो चिकन को आप अच्छे से मैरिनेशन करनी है, जितने भी ये सारे मसाले बताए गए उनको अच्छे से मैरिनेट करके हमारी दूसरी तरफ चिकन रेडी हो जाएगा। तो अब उसकी असेंबलिंग इस तरह से होगी। उसको पैन में कुक करना है? हाँ बिल्कुल, पैन में कुक करना है। तो वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से उसको एक्स्ट्रा स्पाइसी भी कर सकते हैं, माइल्ड स्पाइस भी कर सकते हैं, सो इट्स अप टू यू। फ्राइज़ को डिश में असेंबल करके सेकंड लेयर हमारी चिकन की होगी। चिकन के बाद सॉसेस जो जो आपको पसंद है, इसमें हम एक तो वाइट सॉस डाल रहे हैं और दूसरा चिली सॉस डाल रहे हैं। और असेंबलिंग में ऊपर सबसे जो टॉपिंग होगी वो चेडर और मोज़रेला का मिक्स होगा, और ब्लैक ऑलिव्स, एलोपिनोस जो जो आपको पसंद है, या ग्रीन ऑलिव्स, इट्स अप टू यू। अमेजिंग। अब पीच स्पार्कलर की तरफ। बिल्कुल। उसके इंग्रेडिएंट्स हैं लीमू 3 अदद, आड़ू 1 किलो, लीमू का छिलका 2 चाय के चम्मच, पानी 4 कप, काला नमक 1 चाय का चम्मच, चीनी आधा कप, असेंबलिंग के लिए बर्फ़, आड़ू का मिक्सचर 1/4 कप, सोडा 250 मिलीलीटर, आड़ू 1 अदद, पुदीने के पत्ते हस्बे ज़रूरत। अब इसका मेथड ये है कि जितने भी पीचेस हैं उन सबको अच्छे से आप पील ऑफ करके, पील ऑफ करने के बाद आपने एक पैन में पानी डालना है। पानी डाल के चीनी और काला नमक इन सबको अच्छे से कुक होने देना। जब पीच बिल्कुल टेंडर हो जाएगा और लाइक बहुत सॉफ्ट हो जाएगा कि आप उसे मैश कर रहे हैं तो वो मैश भी हो रहे हैं, वरना आप उसको ब्लेंड भी कर सकते हैं। अब ये वाला जो हमारा एक मिक्सचर है, ये हम 1 to 2 वीक्स निकाल सकते हैं कि आप एक बोतल में इसको स्टोर कर दें। और कोई भी सोडा यूज़ कर सकते हैं। आपने 1/4 कप ये मिक्सचर ऐड करना है ग्लास में, देन सोडा ऐड करके उसमें आप असेंबल कर सकते हैं पीचेस और मिंट के साथ, और सर्व करते हैं। साउंड्स अमेजिंग। चलो, आज हमारी सुपरस्टार गेस्ट आ रही है और एक सुपरस्टार हमने मेन्यू भी रखा है। आपको पता है व्यूअर्स, आजकल हर जगह लोडेड फ्राइज़ जो हैं वो अवेलेबल होते हैं, और किस कंडीशन में बनाए जाते हैं, किस ऑयल में फ्राई किए जाते हैं, हमें नहीं पता होता। और अच्छी जो एक्सपेंसिव जगहें होती हैं वहाँ पे इतने एक्सपेंसिव होते हैं कि जितने में आप एक डिश खरीदते हैं एक बंदे के लिए, उतने में आप घर पे आराम से अच्छा खासा जो है 10-12 लोगों को केटर कर सकते हैं। और सिंगल सर्विंग होती है बिल्कुल, और सिर्फ सिंगल सर्विंग होती है। तो इस तरह से आप अगर घर पे बनाएं, बच्चे भी इंजॉय करेंगे। बच्चों ने खानी होती है एक चीज़, उनको फ़र्क नहीं पड़ता आप घर पे बनाएं या बाहर से मंगाएं, बट घर पे बनाएंगे एफर्ट ज़्यादा है, लेकिन मज़े का भी बनता है और साफ़ सुथरा भी होता है। एंड व्यूअर्स, अब बढ़ते हैं हमारे उन सुपरस्टार्स की तरफ जिनमें से कुछ एक्चुअली म्यूज़िक की दुनिया में एज म्यूजिशंस भी खुद भी लिविंग लेजेंड्स हैं। और शुरू करते हैं हम अपने बहुत ही प्यारे जग्गू खान के साथ, जो ढोलक पे हैं, बहुत ही ब्रिलियंट म्यूजिशियन हैं और मीडिया इंडस्ट्री का बहुत अरसे से हिस्सा हैं, और हमारे बहुत से लेजेंड्स के साथ खुद भी काम कर चुके हैं, खुद भी एक लेजेंड का दर्जा रखते हैं। देन वी हैव शाहिद अली ऑन द तबला। अभी ये ज़रा यंग है, अभी लेजेंड के लेवल पे नहीं पहुँचे। क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। देन मोहम्मद इकबाल साहब, इनको कौन नहीं जानता। जब भी कोई सिंगर या आर्टिस्ट म्यूज़िक से रिलेटेड आते हैं तो जग्गू खान को और फ़ौरन ही जो है वो मोहम्मद इकबाल साहब को पहचान लेते हैं कि ये तो हमारे साथ भी काम कर चुके हैं, जूनियर्स हो सीनियर्स हो। तो मोहम्मद इकबाल साहब ऑन द बेस गिटार, एंड देन ऑफ कोर्स शहजाद अली ऑन द कीबोर्ड। आप भी ज़रा यंग हैं, लेकिन काम आपने माशाल्लाह बहुत किया है। सो द पॉइंट इज़, देखिए जहाँ हम ट्रिब्यूट पेश करने जा रहे हैं ब्रेक के बाद हमारी मुल्क की सुपरस्टार को, वहाँ पे जो हमारे एग्जिस्टिंग स्टार्स हमारे सेट में हैं उनको भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। सो अब आपको समझ कुछ तो आ गई होगी, सिंगर भी हैं। अच्छा, सिंगिंग, एक्टिंग, होस्टिंग एंड राइटिंग, इन चारों एरियाज़ में इन्होंने बहुत अमेजिंग काम किया है, और ऐसे ऐसे काम किए हैं जो वायरल होने के ज़माने में भी वायरल हुए और उस ज़माने में भी वायरल हुए जब वायरल का कॉन्सेप्ट नहीं होता था। तहलका मच जाता था जब भी कोई प्रोजेक्ट ये लिखती थी। और बल्कि आई थिंक 90s के अंदर इन्होंने एक प्रोजेक्ट लिखा था और उसके ऊपर अखबारों ने और जो भी मीडिया उस वक्त बहुत एक्टिव था उसने बहुत कमेंट्स भी आए। एज एन एक्टर एंड देन एक्टिंग के ही एरिना के अंदर एज अ कमेडियन, एवरीवन हैज़ ऑलवेज लव्ड हर। किसकी बात कर रही हूँ? ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। मेरे लिए बहुत बहुत बड़ा ऑनर है
जिस पर्सनालिटी का इंट्रोडक्शन मैं किस मुंह से करूं, मेरी क्या औकात। शी इज़ सच अ ब्रिलियंट पर्सनालिटी, अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट, और इतना बेहतरीन इंसान कि मैं व्यूअर्स आपको बता नहीं सकती। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको जब आप ऑन एयर मिलते हैं या शोज़ में मिलते हैं तो वो आपको बड़े पॉजिटिव तरीके से मिलते हैं, और फिर ऑफ एयर उनका रवैया इतना मुख्तलिफ होता है कि इंसान परेशान हो जाता है। और मेरा तो काम ही है व्यूअर्स, हर रोज़ लोगों से मुलाकात होती है। इतनी बड़ी पर्सनालिटी जिनको सितारा इम्तियाज़ से नवाजा गया, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया, ये तो स्टेट अवार्ड्स हैं, लेकिन आप उनसे हट के देखें, इंटरनेशनल, नेशनल, हर लेवल पे आपको अवार्ड्स ही अवार्ड से नवाजा गया। आपकी कारकर्दगी पे आपको अप्रिशिएट किया गया, आपकी पर्सनैलिटी पे। एंड बाय द वे, अगर मैं ये कहूँ कि आप एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं तो ये बात गलत नहीं होगी। ये वो पर्सनैलिटी है कि जिनसे आप मुलाकात करें ऑफ कैमरा तो आपको ऐसे लगता है कि जैसे आप अपनी किसी इतने क्लोज फैमिली मेम्बर से मिल रहे हैं कि लिटरली डुल डुल प्यार आता है आप पे। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे, और हमारे लिए हमेशा आप एक लिविंग लेजेंड, एक आइकॉन की तरह हमारे साथ रहें, और मुझ जैसे नालायक को भी कभी आपके साथ काम करने का मौका मिले। मेरे लिए बहुत बहुत बड़ा ऑनर है व्यूअर्स कि आज हमारे साथ मॉर्निंग एट होम में द ब्रिलियंट बुशरा अंसारी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे कहूँ कि कैसे बड़ी लंबी लंबी भाई तारीफें हो रही हैं क्या? ये तो अभी कहते हैं ज़बान पे उबूर देखिए। नहीं, बट ये देखिए कि देखिए बुशरा जी, यू नो दैट आई एम वन ऑफ योर बिगेस्ट फैंस। मुझे आपके साथ उस तरह से काम करने का कभी मौका नहीं मिला एज एन एक्टर, बट आपसे जब भी मेरी मुलाकात हुई, आई थिंक पहली मुलाकात भी जब मेरी आपसे हुई थी तो आपके पास मैं आई थी, मैं बड़ी फैन हूँ। मैंने क्या कहा था, जुगनी? हाँ जी, जुगनी में इतनी खुशी, मैंने कहा हाय शी नोज हु आई एम। वो आपको पता है ना, जूनियर के तो सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ ये होती है कि कोई सीनियर हु यू लुक अप टू, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर एज अ पर्सन, कॉमेडी तो अपनी जगह है, एज एन एक्टर जिस लेवल पे, देन एज अ राइटर एंड एज अ वेरी सीरियस राइटर जो आपने जौहर दिखाए अपने, एज अ होस्ट, एज जनरली यू आर एन ऑल राउंड एंटरटेनर, एंड देन सिंगिंग तो खैर क्या ही बात है आपकी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। एंड आई फील that at this stage when you are young and you are active, this is the stage where our industry should give you tributes and appreciate you। क्योंकि मैं यही कह रही थी ब्रेक से पहले कि बुशरा जी, होता पता है क्या है कि जब बीमार कोई होता है और तस्वीरें लग रही होती है, वायरल हो रहे होते हैं लोग, उस वक्त सारे जो है ना बड़ी मोहब्बतें दिखा रहे होते हैं। भाई when someone is a working artist doing well, someone we look up to, हम उस वक्त क्यों नहीं अप्रिशिएट करते? आई थिंक मुझे ऐसा शिकवा इसलिए नहीं है कि मैं आई बीन blessed with people's love and acknowledgements and God has been so kind to me कि मुझे एक दफ़ा सिर्फ मैं अपनी अम्मी के साथ लाहौर सेंटर पे बचपन में आई थी कि मुझे ज़रा मिला दें खलील अहमद साहब से, और मैं बच्चों के प्रोग्राम में गाने आई थी। उसके बाद मुझे कभी किसी को कुछ कहना ही नहीं पड़ा। आप 9 साल की थी? 9 ऐसा 9-10 ऐसी थी बस। और आते ही उन्होंने मुझे रख भी लिया था, लेकिन उसके बाद मुझे कभी भी नहीं कहना पड़ा कि मुझे काम ढूंढना है या मुझे किसी से कहना है कि ज़रा मुझे काम दे दे। सो आई थिंक आई एम वन ऑफ दोज लकी पीपल जिनको अल्लाह के फजल से लोगों ने बहुत प्यार दिया, ये बनाया जो मैं बनी हुई हूँ, बहुत सारे लोगों ने। बाकी रही बात कि बिल्कुल ये आप ठीक कहती हैं कि जब लोग जा रहे होते हैं या चले जाते हैं तो उनको याद करते हैं। मुझे लगता है अब वो ज़माना थोड़ा सा बदल गया है। सिर्फ ये ज़रूर है कि जैसे हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं शकील, वो अब काम नहीं कर रहे हैं, तबीयत अच्छी नहीं है और घर पे बैठे हुए हैं और उनसे काम करने का उनके पास अब ख्वाहिश भी शायद इतनी नहीं है। तलत हैं, तलत हुसैन साहब, जिनको कि हम हमेशा ऐसे देखते थे, वो भी कुछ काम नहीं कर रहे ज़्यादा, कभी कभी करते हैं। तो एक एज आती है जहाँ पे लोग थकते हैं, रिटायरमेंट की तरफ जाते हैं और फिर वो मंज़र से हट जाते हैं। तो उसमें मैं लोगों को हमेशा ब्लेम नहीं करती हूँ। हाँ, खुदा के फजल से वो अपने घर में इज़्ज़त से रहते हैं, उनको कोई इशू नहीं है। इज़्ज़त से रहने की बात नहीं है, मैं बात कर रही हूँ कि हमारा फ़र्ज़ है एज जूनियर्स टू गिव ट्रिब्यूट्स एंड टू, देखें बाद में जब हमने एक सर्टन एज पे और सर्टन स्टेज पे पहुँचना है, राइट, देखिए 20 ईयर्स फ्रॉम नाउ अगर फिर भी मैं होस्टिंग कर रही हुई और अगर कोई 2-4 अवार्ड या किसी ने कोई थोड़ी अप्रिसिएशन दे दी और अगर कोई तमीज़ तुक्का काम किया, मैं अगर हर चीज़ के साथ ऐड कर रही हूँ, तो फिर मेरा भी दिल चाहेगा कि मुझे वाइल आई एम वर्किंग एंड डूइंग वेल, मुझे लोग कहें कि यार यू आर डूइंग अ गुड जॉब। नॉट दैट हम में कोई मोहताज होता है,
But the हाँ, point नहीं is- नहीं, एक्चुअली देखिए, मैं अभी अब एक अगली मिसाल जो देने वाली थी वो कबीर खान साहब की थी। वो काम करते करते गए हैं, सिर्फ 1.5-2 महीना बीमार हुए हैं और वो लोगों की नज़र में थे। जब लोग काम छोड़ देते हैं या छूट जाता है या तबीयत अच्छी नहीं होती, वो मंजर से हट जाते हैं, तो उसमें मैं हमेशा लोगों को ब्लेम नहीं करती। अब मैं थोड़ी ऑप्टिमिस्टिक बहुत ज़्यादा हूँ। अच्छा, पर देखिए ना, अब जैसे जावेद शेख साहब है, माशाल्लाह बेरोज जावेद- सब्जवारी साहब है, अनवर मकसूद, अब जिस तरह बेरोज साहब का भी मुझे इंटरव्यू करने का मौका मिला, हाँ। सच ए ह्यूज ऑनर फॉर मी, क्योंकि इतने बड़े बड़े लोगों के सामने जब इंसान बैठता है तो वैसे ही इंसान जरा वो हो जाता है कि यू नो, देखिए ऑफ स्क्रीन फर्क पाता है, ऑन एयर मुझे बहुत ख्याल रखना हाँ, है बिल्कुल कि मैंने आपको यहाँ पे रखना बिल्कुल है, अपने मेरा गेस्ट को फर्ज आपने है। एलिवेट करना है मेरे सामने। अब आप बच्चा है या आपसे छोटा बच्चा भी कोई आएगा, जब आप मेरी मेहमान होंगी तो मैंने इतना तो भी आपको वैसे उम्र में फर्क नहीं है, नहीं but नहीं चलें, ऐसा नहीं है, बच्चा बच्चा आप वाह, मुझे नहीं, बुला नहीं, रही है, नहीं, बच्चे ही आप हमारे बट ये सामने। बताएं आपदा परवीन साहिबा, हाँ बिल्कुल, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। मगर मैं बताऊँ आपको रियलिस्टिकली, बिल्कुल शिकायत हमें उनको नहीं है, क्योंकि उनको लोग अल्लाह के फजल से यंग जनरेशन भी वो बिठाती है सर पे, और वो चीज़ ही ऐसी है। नो नो, आई एम टॉकिंग अबाउट द लेजेंड्स, आर लिविंग हाँ, लेजेंड्स, वो जनरली। अच्छा, वो इतना ज़्यादा मंजर यहाँ पे आना भी नहीं चाहती। शी डजंट लाइक गिविंग वो तो बेचारी इंटरव्यूज एंड एक साधु, एक बिल्कुल सूफी औरत है, उनको कोई बहुत जोर लगाएगा तो वो शायद आएंगी, तो कभी ऐसा भी अब होता है। आपकी सहेली सुल्ताना सिद्दीकी हाँ, साहिबा, बिल्कुल मेरी उस्ताद, बिल्कुल। जिन्होंने मुझे पहले ड्रामा दिया, हमजा गोदी में था मेरे 2 महीने का, और मैं इतनी परेशान थी, कैसे बंदा लोगों के ऐसे एहसान भूले। नहीं नहीं, वो तो खुद माशाल्लाह बड़ी लेजेंड है और किंग मेकर हैं, लेकिन वो और वो इतनी डाउन टू अर्थ है कि वो आप उनको यहाँ बुलाएंगे वो इधर आ जाएंगी, वो वहाँ आप कराची टीवी वाले बुलाते हैं वो चली जाती है पीटीवी She पे। is awesome। तो वो देखे ना ये, और वो देखें अल्लाह जिंदगी दे, वो है समीना है, अच्छा उस मापा तो बाहर चली गई है, वरना वो कभी काम ज़्यादा हो गई, जब लोग समीना काम अहमद कर हो रहे गई। होते हैं, नज़र भी आ रहे होते हैं, तो जाहिर है कि अच्छा लगता है। लेकिन जब लोग काम अपनी पसंद से छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं कि खुदा न खास्ता कोई शकील साहब को लेना नहीं चाहता या वो अब काम नहीं कर सकते, वो आराम का वक्त है उनका। अच्छा, काजी वाजिद भाई जब से गए दिल उदास रहता है, वो शायद 4 दिन पहले शूटिंग कर रहे थे, वो काम करते करते चलना चाहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बस अब नहीं होता और ये हम इस ज़माने के साथ नहीं चल सकते, या फलां काम का हमें अंदाज़ पसंद नहीं, क्योंकि चीज़ें बदल गई हैं, बहुत उसके साथ एडजस्ट करना पड़ता है, और हर कोई नहीं कर सकता। तो जब लोग नहीं, राहत काज़मी वो काम बड़े अरसे से नहीं कर रहे, वो पढ़ा रहे थे, अब वो पढ़ा भी नहीं रहे, अब वो आराम करना चाहते हैं, वॉक करते हैं, रिलैक्स करते हैं। सो इसका मतलब ये नहीं कि उनको कोई भूल गया है, उनकी जो जगह है वो अपनी जगह है। बट माई पॉइंट इज यंगर जनरेशन शुड ऑल्सो नो दैम ना। अगली जनरेशन जो, अब देखें, यू आर वन पर्सन जिनको हर जनरेशन जानती है, लिटरली। मतलब आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, मेरे 17-year-old बेटा हमजा नोज हु बुशरा अंसारी इज, एंड ही इज नोन फॉर द पास्ट 10 years, और नॉट बिकॉज वो मीडिया का बच्चा है, हमारे घर में तो कोई ड्रामा छोटे बच्चे तो साइमा चौधरी की वजह से वो मैं देती हूँ, बाहर जाती हूँ ना, तो कुछ 5 साल का, कोई 10 साल का, वही खड़े होते हैं, तो मैं कहती हूँ क्या है कि साइमा चौधरी। बल्कि एक दफा बहुत छोटी सी, बाहर तो क्रेजी फैन फॉलोइंग है। 3-4 साल की एक बच्ची थी, किसी हमारे मिलने वाले उनके साथ आई हुई थी, हम खाना खाने गए थे, कोई बच्चे नहीं थे, वो छोटी सी आई और 3-3.5 साल की, और वहाँ खड़ी होके ना बल्ले बल्ले नहीं टोले पंजाब मेरे सामने घर मैंने कहा है, कहते हैं सुबह नाश्ता ही उसके बगैर नहीं करती। तो छोटे बच्चों को भी मज़ा आता है, जैसे वो मोमो को भी जानते हैं क्योंकि वो मज़े से चलती है। सो चीज़ें ऐसे हैं कि जब आप कुछ ना कुछ वैरायटी देते हैं तो हर ऑडियंस आपके साथ कनेक्टेड रहती है। अच्छा, ये मैंने आपसे बात अभी ज़रा आगे जाके करनी है कि ये जो आप हर वक्त इतिहास पे चढ़ी हुई होती हैं और हमें कम पाकिस्तान में मिलती हैं, कभी देखो तो लंदन गई हुई है, कभी देखा कनाडा गई हुई है, मुझे तो लगता है कि अब आपको ज़्यादा बाहर ही काम मिलता है, और बाहर की भी आप बहुत मेजर सीरीज करके आई हैं अभी। वो तो मैं कैनेडियन सीरीज करके आई, लेकिन अभी मैं उसके बारे में इसलिए नहीं, जब तक मेरे पास उसके पोस्टर्स नहीं आ जाएंगे वो आने वाले। मुझे पता है ना, आपको आपकी दोस्त ने डायरेक्ट किया ना वहाँ, जो वहाँ पे कैनेडियन है। और मैं जितना ज़्यादा आप लोगों से जब इस तरह वन-on-one ट्रैक में और सोचती हूँ कि यार ये हमारी यंगर जनरेशन को क्या प्रॉब्लम है, आकड़ किस बात की है। हमारी तो बड़ी आप दोस्तियां लोगों हैं, में तो एक कतरा वो जो है वो नहीं है। वो तो कोई बहरोज कोई बात कर देगा तो मैं उसको उसकी ऐसी तैसी फेर दूंगी, तुमने ये क्यों कहा था, फिर वो भी कर देगा यार ये था ये। और नहीं तो काजी भाई कहते थे चंदा तुम ऐसे ये नहीं तुम्हें करना बोले। बट आपकी सारी गर्ल्स की भी आपस में बड़ी दोस्ती है। हाँ अल्लाह का शुक्र है बहुत है। अभी फिर मेरे घर में खाना है परसों, समीना अहमद है, आ जाओ उड़ के सर। कभी नहीं मतलब समीना अहमद है, सबा है, रुबीना है, ज़ेबा बख्तियार है, और मिसबा है, मैं 5-7 फ्रेंड्स बीच में महरोज है, सफीना है, बीच में एक बांदर नहीं, मैं अब आ भी जाऊंगी, अब आ जाओ, जहाज में बैठो, आ जाओ। अच्छा, ये मुझे बताइए कि आपके करियर के आगाज़ की तरफ जाने से पहले मैं पहले अब्बू की बात करना चाहती हूँ, बिकॉज आज मुझे पता है कि बहुत से लोगों को आपकी स्टोरी पता है, लेकिन मसला ये है कि बहुत सी चीज़ें, जैसे कि मैंने आपसे जो अब शो शुरू करने लगे थे तो बहुत सी इन्फॉर्मेशन जो है
आगे पीछे भी हुई हुई और इनकरेक्ट। और मैं बड़ी खुश हुई क्योंकि पता विकिपीडिया पे ना लिखा हुआ है आई वाज बोर्न इन 60। रहने दे, 4-5 साल तो बच गए ना। हाय हाय, आप बता भी दिया। अच्छा, बट देखिए मिस इन्फॉर्मेशन, अब जैसे कि एक तो जगह पे ये लिखा हुआ है कि आपके वालिद साहब बहुत बड़े डायरेक्टर थे, लेकिन दैट इज ओनली पार्शली करेक्ट। यस, आपने डायरेक्ट किया, लेकिन आप एक इंटेलेक्चुअल थे, आप एक जर्नलिस्ट थे, आप राइटर थे, आप इंफॉर्मेशन ऑफिसर थे, आप फिल्म मेकर थे, तो आप एक बड़ी मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी खुद थे। सो आपके बारे में, अहमद बशीर साहब के बारे में आप क्या हमें बताएंगी? अहमद बशीर साहब जैसे कि सब लड़कियों को अपने बाप प्यारे होते हैं, हमारे अब्बा भी एक बड़े यूनिक से आदमी थे, बड़े कॉमरेड टाइप आदमी थे, बहुत दरवेश तबीयत थे। ही वॉज अ गुड ह्यूमन बीइंग। ना वो झूठ बोलते थे, ना वो धोखा देते थे, ना वो किसी तरह की कोई ज़्यादती करते। हाँ, गुस्सा बड़ा बुरा था, उससे हमारे बड़े प्रॉब्लम्स हुए, गुस्सा ख़राब था, लेकिन सच इतना बोलना है कि नुकसान उठा लेना है। सारी ज़िंदगी अखबारों के दफ्तरों से निकाले गए हैं, तो उनको कोई डर नहीं था, वो निडर थे, जिसकी वजह से बहुत सी मुश्किलें हुई और हमने भी वो बर्दाश्त की। बट वी आर स्टिल प्राउड ऑफ हिम कि वो एक प्रिंसिपल्ड आदमी थे और पाकिस्तान के इश्क में पागल थे वो, और बहुत ही मायूस होकर वो दुनिया से गए आज से 20 साल पहले। उन्होंने कुछ अरसे के लिए कॉलम लिखना भी छोड़ दिया था कि हम कुछ नहीं कर सके। हमने एक बहुत फेयर घर में ज़िंदगी गुजारी है, जहाँ झूठ धोखा कोई किसी किस्म की हैंकी फेंकी कुछ नहीं था। हाँ, हमारे घर में अच्छा खाना बनता था, हमारे अब्बा हर वक्त घर में लिखते पढ़ते रहते थे, डाइनिंग अपना एक राइटिंग टेबल पे पढ़े। अच्छा, यानी कि फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं थी? नहीं, फाइनेंशियल उस तरह से ये थी कि जब अब्बा नौकरी छोड़ते तो वही तो कह रही हूँ ना कि तो किरायों के घरों में मुसीबत होती थी। अच्छा, मुझे तो इतना पता नहीं चलता था, हमने क्या लेना, हमारे बचपन में हमने कौन सा कोई बर्गर खाना होता था, हमने स्कूल का एक बस का टिकट लेना होता था, हमें टक मनी मिल जाती थी, यूनिफॉर्म पे था। इस तरह से हम नहीं थे कि हम कोई झोपड़ी में बैठे थे, लेकिन वो कभी गाड़ी होती थी कभी नहीं होती थी। लेकिन उन्होंने क्या किया हुआ था, इंटेलेक्चुअल्स 5 बच्चे जो थे ना उनको पहले कहते थे अभी तेरी बस इत्थों चलनी है, तो इत्थों लैके ओथे उतरना है, तो विचों किसी को कुछ लैके खाना नहीं। और 5 गर्ल्स नहीं, 4 लड़कियां और एक लड़का। और एक की यूनिवर्सिटी की बस इधर से चलती है, एक की कॉलेज की यहाँ से चलती है। तो बस पे चढ़ाया, बस पे ऐसा चढ़ाया कि आज तक चल रहे हैं। मैं तो कहती हूँ बड़ा अच्छा किया, क्योंकि वो हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस आया। हमने सड़क पार की, हमने ये बस से उतरे, लाहौर कॉलेज में जाती थी, 2 बसें बदल के लटक। किस उम्र पे? मैं लाहौर कॉलेज में तो मैं 17 साल की थी ना। 17 साल भी बहुत छोटी नहीं, तो मैं पीटीवी अकेली आती थी, मुझे कहते थे बस शिमला पहाड़ी पे उतरना है, फिर कहीं उतरना नहीं। 9 साल की? हाँ, मुझे बिठा देते थे कि इधर से उतरना नहीं है, किसी से लेके कुछ खाना नहीं है, ये बैठो बस पे और यहाँ उतरना और यहाँ से चढ़ना और वहाँ उतरना। अच्छा, एक मिनट इधर आप अम्मी को भी इन्वॉल्व करें गुफ्तगू के अंदर। अम्मी अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, दुनिया से अम्मी भी ऐसे नवंबर में अल्लाह ताला आमीन। आप सब व्यूअर्स जब भी दुआ करें अल्लाह ताला उनको बड़ी प्यारी, बड़ी पॉजिटिव, बड़ी एक अम्मी की ये मल्टी डायमेंशनल अम्मी थी। अम्मी ने तानपुरे के साथ गाना भी होता था, अब्बा को शौक था मेरी बीवी गाए, हालांकि वो प्रोफेशनल नहीं थी ना, उन्होंने कोई फिल्मों में गाया। अपनी फिल्म में 2 गाने अब्बा ने उनसे गवाए, उनको उस्ताद रख के दिया और आवाज़ अच्छी थी। तो अम्मी तानपुरे से घर में गाती भी थी, अम्मी हांडी बड़ी अच्छी पकाती थी, अम्मी कढ़ाइयाँ करती थी, अम्मी के पास मशीन थी वो जिसमें पाँव से फ्राई करते हैं, अम्मी सबके स्वेटर बुनती थी, अम्मी कपड़े सीती थी, अम्मी पेंट करती थी। एक मैट्रिक पास घरेलू औरत, अम्मी के अंदर क्या कुछ था, वो अस्मा में बहुत कुछ है, वो कपड़े सीने लग जाती। आई लव है ना? अच्छा, मेरी एक्चुअली ओरिजिनल दोस्त थी। हाँ, एक्चुअली नहीं, वो 4 चीजें जो मुझ में है उसमें शायद 6 हैं, वो अम्मी में 8 थी, बस कुछ ना कुछ। और साड़ी वाली हसीन गोरी चिट्टी प्यारी औरत, साड़ी तो खैर आप साड़ी आप भी कितनी खूबसूरत लगती हैं साड़ी। बस तो वो सब चीजें मैं कहती हूँ हमारी अम्मी अलग है। और गुजरी तो वो अब है नवंबर में। 15 साल पहले हमने बड़ी मुश्किल से उनकी कार बेची है, वो तो गाड़ी चलाती हुई मॉल रोड जा रही, उधर जा इधर कर। वो हमारी अम्मी इतनी एक्टिव और इतनी क्रिएटिव थी, हमें पता ही नहीं था, विदाउट एनी ट्रेनिंग। माशाल्लाह, वो सब हमने कुछ ना कुछ इनहेरिट किया। अब्बा कहते थे मैं तो एक सेकंड, इन सब चीजों में 10 साल की बच्ची अकेली जा रही है पीटीवी। हाँ, तो बस पे तो अम्मी क्या कहती थी? नहीं, शुरू में क्या हुआ, अम्मी लड़ाइयाँ तो होती नहीं, अम्मी पहले लेके आती थी। वो खलील अहमद साहब जो थे वो कराची के रेडियो पे थे, तो अम्मी को उस वक्त जब मैं बच्ची थी, हम लोग वहाँ पैदा हुए थे, मैं पैदा हुई थी वहाँ, मैं और अस्मा। तो अम्मी रेडियो पे कभी कभी जाती थी गाने, तो उन खलील अहमद साहब बड़े प्यारे से, बड़े जेंटल से, यही इन्हीं स्टूडियोज़ में हम गाते फिरते थे। तो वो उनकी उनसे दोस्ती थी। मैं कहती थी मैंने इस शो में जाना है, ये यहाँ इनके साथ बैठना है, वो जो बच्चों के प्रोग्राम थे। अम्मी ने कहा अच्छा चल मैं ले जानी है, ले गई। उन्होंने 5 मिनट में मुझे रख लिया, मैं तो बड़ा पाडा बच्चा थी। नहीं, बट पीटीवी के अंदर एंट्री इतनी आसानी से तो नहीं होती थी उस वक्त में। ऐसा नहीं था उस वक्त। यहाँ पे इस बिल्डिंग के सामने एक कोठी थी, अच्छा, वहाँ पे था पीटीवी। फिर कुछ अरसे बाद ये बना, मेरे सामने बना। अब क्या हुआ कि अम्मी ने पहले तो 4-6 दफ़ा आई, उसके बाद उन्होंने कहा मेरे से नहीं होता ये, मेरे और भी बच्चे ने, मैंने बड़े काम ने, मैंने नहीं आना तुम्हारे साथ। अब वो
पीटीवी के लोग तो मेरे पीछे लग गए, क्योंकि मैं तो बड़ा प्रोमिनेंट बच्चा थी। ऐसे ऐसे मैंने गाने गाए लाइव, उस वक्त रिकॉर्डिंग भी नहीं थी, 15 मिनट का गाना परफॉर्मेंस के साथ। ये कैमरा ऑन हुआ, दर्द शुरू, सदके, फटाफट क्यों? उधर से देखा कैमरा यूं मूव करके, मैं पहले बसीरत होता था, तारिक अजीज साहब की अनाउंसमेंट होती थी, उसके बाद बसीरत के बाद जब कैमरे ने पैन किया मेरी तरफ, मैं हूँ फूलों की शहजादी, ऐसे ऐसे मैंने गाने 15-15 मिनट के पूरा मैंने शहजादी परी बने हो ना। सदके। और उधर से म्यूजिशियंस बैठे होते तो अंकल अमीर हैदरी होते थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो उन्होंने हमें गाने रटवाए होते थे। अब अंकल के आगे अगर कैमरा आ गया तो गाना घूम गया ना, खुशबुओं के देश से आए नन्हे बच्चों खुश हो जाओ, क्योंकि अंकल नजर आ गए ना। इतने कोई गाने में गाती थी मोटिवेशनल, अब्बू की पेंसिल, भैया की साइकिल, अम्मी की साड़ी, फूलों की शहजादी, चांद नगर की शहजादी, उसमें बड़े मैसेजेस होते थे कि तुम सबक याद नहीं करते हो। चांद नगर वाला गाना तो इतना प्यारा था, मैंने पहली दफ़ा गाया तो 20 रुपए मिले, और चूंकि रिकॉर्डिंग नहीं थी तो मुझे पिंडी टीवी से रेलगाड़ी का टिकट देके बुलाया गया। मैं सदके जाऊं? हाँ, अम्मी के साथ गई, छोटी सी क्यूटी अच्छा उसमें अम्मी निकल पड़ी। हाँ बेचारी फिर क्या करती, मैं पिटती रोती बकती चली गई। अच्छा पिटती रोती गई, मैं समझी होगा। चलो नहीं अम्मी को कोई शौक नहीं था, किस स्यापा पै गया, मैं कितने फंस गई। अच्छा अब 2 दफा मैंने वहां जाके गाया बाकायदा फिजिकली, क्योंकि रिकॉर्डिंग सिस्टम नहीं था, लाइव था। एक दफा मुझे रेलगाड़ी का टिकट मिला, मैं कराची चली गई, मतलब अम्मी को भी लेके साथ। अब अम्मी ने कहा बस मेरे को नहीं होना हूँ, खैर। और वो गाना मेरा जो चांद नगर की शहजादी थी वो इतना हिट था कि मैंने 2 दफ़ा यहाँ गाया, 2 दफ़ा पिंडी में गाया, 1 दफ़ा कराची में गाया। वो ऐसा हिट था क्योंकि उसकी शायरी भी बड़े मज़े की, इसकी मेलोडी थी। चांद नगर से आई हूँ मैं, चांद नगर से आई हूँ मैं, बहुत से तोहफे लाई हूँ मैं, बहुत से तोहफे लाई हूँ मैं, चंदा मामा की कुछ बातें तुम्हें सुनाने आई हूँ मैं, चांद नगर से आई हूँ मैं। अब एक बच्ची बड़ी चांद में से उतरी, चांद वाला ताज पहना हुआ, मैं सदके ये पूरा किया। हाँ 15-15 मिनट का गाना होता था, रट्टा मारा होता था। 15 मिनट के वैसे गाने की क्या सेंस नहीं होती? क्योंकि पूरा परफॉर्मेंस होता था। अच्छा और उसमें मैसेज भी होता था और वो सारा कुछ होता कमरा बंद किए रखते हो तुम, लिए किताब टीवी तकते हो, था। तो 15 मिनट का सीखती कैसे थी, कौन सिखाता था? अंकल अमीर हैदरी, पहले तो अंकल खलील अहमद जो बहुत बड़े कंपोजर थे, उनका तो वो पूरा शो था। फिर अंकल अमीर हैदरी ने मुझे उनमें से निकाल लिया, फिर उन्होंने राग बागेश्वरी गवाया, फिर उन्होंने नातिया जब आता था, मैंने आपको उस दिन नात सुनाई थी ना, रमज़ान में नात पढ़ते थे हम लोग, हमद पढ़ते थे, मुहर्रम में मरसिया पढ़ते थे, मिल्ली नगमे गाते थे, वो सारे बच्चे, हमारी ट्रेनिंग हुई हुई है ये। आप बताएं कौन सा मिल्ली नगमा गाना है, मुझे याद है। इसीलिए आप ऑन द स्पॉट इमीडिएटली कोई भी सिचुएशन हो आप हैंडल कर क्योंकि हमें उन्होंने ट्रेनिंग थी। अच्छा हाँ मन लायकों को है ना, बड़ी होते साड़ी थी वो बड़ी सख्ती से बच्चों को डिसिप्लिन रखते, फिर हमसे कवालियाँ करवाते थे। अब वो रिकॉर्डिंग नहीं है, मुझे अफसोस होता है कि मैं शायद क्लास 5 में थी और मैं लीड करती थी, क्योंकि मैं थी तो पाडा बच्चा, आगे आगे, और बेस्ट बच्चा में से 15 मिनट में इनाम लेके आगे निकल जाती थी माशाल्लाह। तो वो उस वक्त वो जो रिकग्निशन में, मगर फिर ये हुआ कि जब कोई 13-14 साल की हुई तो मेरे दादी दादा ने कहा बस टीवी पे नहीं जाना, तो अब मैं बंद ये कर। इसी की तरफ आना। अच्छा अगर आपकी इजाजत हो हाँ। तो एक ब्रेक की तरफ बिल्कुल, पड़ेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मैं बात को यहीं से उठाना चाहती हूँ। मैं ये सोच रही थी कि बचपन में तो जैसे मैं छोटी सी थी तो मॉडलिंग शॉडलिंग ये वो माँ बाप उनको बड़ा अच्छा भी लगता था, क्यूट भी लगता था। फिर जब मैंने बड़े होकर कहा कि जी मैंने मीडिया में काम करना है तो बाकायदा छितर पड़े, मतलब मैं काश मैं कैसे को कि मुझे बड़े मॉडर्न अंदाज में सिट डाउन एंड एक्सप्लेन कर रैपटे पड़े बाकायदा कि पागल हो गई हो, ये क्या काम है। तो मैंने कहा ये क्या बात हुई, मतलब पहले तो हुआ क्या कि जब इंसान टीन्स में आता है या जरा एडल्टहुड की तरफ जाता है तो प्रॉब्लम बनती है। तो हुआ क्या ये हम जानेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लोग यूथ आइकॉन बुलाते हैं या डिफरेंट एरियाज में आइकॉन। हर इंसान का आइकॉन बुशरा अंसारी हमारे साथ है, हर एज ग्रुप, एवरी सिंगल पर्सन। अभी ब्रेक से पहले जब हम बात कर रहे थे ऑन एयर तो बुशरा जी ने बताया कि छोटे छोटे बच्चे जो है उनको परफॉर्म करके दिखा रहे होते हैं उनके कैरेक्टर्स या जो सॉन्ग्स उन्हें गाए। सो ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि हर जनरेशन
कि आप हर दिल अजीज हो, इट्स अमेजिंग। अच्छा, अब हमने बात छोड़ी थी कि 13-14 साल की उम्र में दादा दादी ने मना किया, कुछ अच्छा हुआ क्या फिर? भाई यंग गर्ल को और बच्चे में बड़ी फर्क होता है। मेरे फादर अहमद बशीर में, हमारे घर में म्यूजिक एक बहुत प्यारी स्पोर्ट थी। लिखना पढ़ना और म्यूजिक दो ही काम आते थे हम लोगों को। अब्बा के घर में किताबें बहुत थी, दादा भी फारसी के शायर थे। अच्छा, पढ़ाई अच्छी जाती है? मैं वैसे MSc BA पास हूँ, मैंने कोई नहीं ऐसी बाजी बहुत लाइक फाइक थी, बाजी स्कॉलरशिप तो माशाल्लाह। नीलम, हाँ सुंबल भी ठीक थी वैसे। लेकिन हमारे घर में अब्बा का जो एक इल्म का था ना, शायद मुझे लगता है समहाउ विदाउट मे बी रियलाइजिंग दैट वो इतना इल्म का एक समंदर थे कि हम जो है ना बेचारे उसके नीचे से दब से कुछ गए। हमने कोई ऐसी इनक्रेडिबल कोई प्रोफेशनल पढ़ाइयाँ नहीं की, और उस ज़माने में था कि BA करो तो ब्याह करो ना दे, यही था ना। अब्बा अपने तौर पे तो म्यूज़िक लवर थे, अपनी बीवी को उन्होंने उस्ताद रख के दिया था। लेकिन उन्होंने कहा भाई मेरी बीवी तो मेरी फिल्म में गाएगी, ज़ाहिर अम्मी कोई फिल्मों में तो नहीं गाती थी, तुसी अपने अपने घर जाओ। उनको इस काम से कोई वो नहीं था कि ये बुरा काम है, उनको तो कहते हैं लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर सकता कि भाई शादी हो जाएगी उसके बाद नहीं, ये करने देते करो। उस जमाने में जो ड्रामा होता था मेरे पीछे, मैं 16 साल की, मेरे पीछे तो PTV की गाड़ियाँ चलने लगी कि हाय एक्टिंग करो, ज़रा सांवली सी तीखी सी जो भी थी। उन्होंने कहा नहीं सुबह सुबह तक रिकॉर्डिंग होती है, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता, बिल्कुल नहीं। और इश्किया डायलॉग थे, मैं बोलने नहीं दूंगा कभी भी ना, तो मना कर दिया ना, नहीं करने दिया। सारे मेरे पीछे थी गाड़ियाँ। खैर उसके बाद कभी कभी कोई आ जाते थे ना, प्रोड्यूसर अंकल रफ़ीक वड़ाइज या एक अंकल अनवर थे या कोई, तो अब्बा से इजाज़त ले आते। अब्बा कहते थे नहीं, मुझे बाद में कहते थे तेनों मैं मना किया सी, तो फिर भी तू उन्होंने कह देता। मैं कहती थी हाँ अब्बा से बात कर ले, दिल चाहता था ना मेरा। खैर मुख्तसर ये कि उन्होंने कहा तुम्हारा दिल चाहता है गाने को, तुम लाहौर रेडियो पे घुस जाया करो, तो तुम्हें वहाँ किसी को पता भी नहीं चलेगा, तुम अपना दिल बहला लेना। लो जी, मैं जाके उस्ताद फ़तेह अली खान साहब के पास बैठ जाती थी, जो वो रागनियाँ कर रहे थे। हाँ, मैं रट्टा मार लेती थी ना, मुझे क्या पता गाना कैसे क्या होता है। रट्टा मार के अगले दिन सुना देती थी, राग मेघ मल्हार तो कभी राग देश तो कभी भोपाली तो कभी राग मुल्तानी, तो जो भी और दिमाग भी चल रहा था, शौक भी था, पलटे पुलटे भी फटाफट करके रिकॉर्ड भी कराए मैंने और असद अमानत अली ने रेडियो पे। मुझे नहीं पता उनके पास है कि नहीं। तो जब 4-5 दफ़ा ऐसे हो तो उन्होंने मुझे कहा कि आप शागिर्द हो जाएं। अच्छा एक सेकंड, ब्रेक कहाँ पे? स्क्रीन पे आने की ब्रेक किस एज पे आई? ब्रेक आई कोई 13-14 साल के बाद। फिर मैं जब ज़्यादा मंजर पे, आप 14 साल की उसके बाद में कलिया में नजर आई। हाँ, अंकल सरगम हैगा में बच्चों के प्रोग्राम, वो भी अब्बा ने कहा बच्चों का। I loved Uncle. बस I loved Uncle. और कहा 6 बजे मेरी बेटी घर होगी, सूरज। अच्छा नहीं वो बट हम आगे आ गए ना। मैं सिर्फ ये जानना चाह रही थी कि अब 13-14 पे हमें स्टॉप लगा दिया गया सारे खानदान ने, रेडियो में स्क्रीन पे नहीं आना। हाँ। तो फिर रेडियो हम कितनी देर रहे? ऐसे कोई 2-1 साल, कोई खास नहीं। 2 साल बड़ा टाइम होता है बच्चे के लिए। हर रोज थोड़ी, जब कॉलेज स्कूल से टाइम मिला, उधर से बस स्टॉप से उतर गई तो चली गई, फिर कभी फिर कॉलेज शुरू हो गया आगे चल के, तो फिर गायब हो गई। और इतनी तमीज़ थोड़ी थी कि रोज़ करने का काम है। अच्छा, फिर वापस स्क्रीन पे री एंट्री कब? फिर हम इस्लामाबाद चले गए। अब्बा वो DG स्टेट फिल्म अथॉरिटी, तो उनकी वहाँ पोस्टिंग हुई, तो हम वहाँ चले गए। तो उसके बाद फिर उन्होंने इजाज़त ली, फारूक कैसर साहब ने बड़ी मिन्नत तरले करके। तो अब्बा ने कहा बस 6 बजे के बाद नहीं, 6 बजे से पहले जो बच्चों का प्रोग्राम करना कर लो, ड्रामा नहीं करने दूंगा। कहीं बड़े वो कंजर्वेटिव थे, और वैसे वो हमसे हर वक्त गाने सुनते थे, और मुश्किल वाला गाना कहते थे, ये याद करो। आसान नहीं, उनको कहीं उनको जिन्ना तेरी मर्जी नचा बेलिया टाइप गाने नहीं पसंद थे, और आम गाना नहीं सुनते थे वो, मुश्किल। तो वो हमने सीखा तो नहीं, लेकिन हमारे कान में मुश्किल गाना पड़ा हुआ है। उस्ताद नज़ाकत सलामत, उस्ताद फ़तेह अली खान, विष्णु डोगंबर जो इंडिया के बड़े बड़े थे, भीमसेन जोशी जिनके किसी को नाम भी नहीं आते। हमारे घर में तो मलका मौसीकी रोशन आरा बेगम आके रोटी खाती होती थी अब्बा के साथ। तो इतना कोई गंभीर म्यूज़िक था, उसके तो हम नज़दीक भी नहीं है, लेकिन हमने सुना पक्का है। और जो अम्मी के उस्ताद थे, उस्ताद पियारंग कादर, उनको घर में रख लिया था, नमाजी बड़े थे, बड़े प्यारे, और उन्होंने रूना लैला दीना लैला को भी सिखाया हुआ था। और सलीम इकबाल भी उनके उस्ताद थे, जिन्होंने चंदा तोरी चांदनी और बहुत सारी फिल्मों में, इनको सबको पता है हमारे भाइयों को कि मुश्किल लोगों के नाम मैं ले रही हूँ। आम गाना नहीं वो सुनने देते थे अब्बा हमारे। फरीदा खानम से कम हमने बचपन में कभी नहीं सुना कुछ भी, ये मतलब जो आम गाना है, गज़ल। मेहदी साहब या फरीदा खानम या मैडम को भी वो कहते थे अच्छा कमर्शियल है कहने। वाओ, हाँ जी, ओके। तो इस तरह करके वो गाना पक्का सुना। सो इंटेलेक्चुअल स्नॉब भी थे और म्यूजिक स्नॉब भी थे ऐसे। इधर इंटरनेशनल वो होती थी अपना म्यूजिकल क्लासिकल म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में अब्बा लेक्चर देते थे। ही न्यू ऑल अबाउट राग रागनीज एवरीथिंग, क्योंकि वो थे ना, इल्म का था उनको हर किस्म के। होम्योपैथिक उनको आता था, इल्म जफ़र उनको आता था, फिल्म उन्होंने पढ़ी हुई थी, लिखना पढ़ना उनको आता था, क्लासिकल म्यूज़िक, तो वो हर चीज़ की इल्म के पीछे लग जाते थे। तो वो बैठे ही रहते थे, कहते थे मैं तो बड़ा हड्ड रामा, मैं तो हिलदा ही नहीं, क्योंकि पढ़ना लिखना पढ़ना लिखना पढ़ना लिखना बस सब। सुनाओ, इन इस्लामाबाद हमारी जर्नी फिर शुरू हो गई।
फिर मैं बच्चों के प्रोग्राम में गाने लगी। 2 साल में वहाँ गाती थी और 7 पपेट्स की आवाज़ें निकालती थी। but you were a pretty girl and you were a talented बट आई actor. वाज नॉट अलाउड टू वर्क इन ड्रामास अकॉर्डिंग टू अब्बा, क्योंकि लेट आवर्स थे। उन्होंने कहा सॉरी, बस 5 बजे के बाद छुट्टी, घर आ जाओ। फिर शादी हुई ना, तो उसके बाद चूँकि अंसारी साहब पीटीवी के डायरेक्टर थे, उनको कोई इशू नहीं था और फिर हम काम अच्छा, बट मीडिया की पर्सनालिटी से शादी होने पे गिला नहीं था फैमिली को? नहीं, मीडिया को बुरा नहीं समझते थे वो ये कहते थे कि उनके साथ अगर उनको वो इजाजत है तो सेफ्टी का इशू था। कहते थे मेरी 4 खूबसूरत बेटियां हैं, उनके ख्याल में सब खूबसूरत थी, माशाल्लाह। मैं कैसे उनको सिंगर बना दूं, तो मैं इनका फिर क्या करूंगा। मतलब मुआशरा तो ऐसा था ना। अपनी बीवी का कहते थे भाई ये तो मेरी बीवी है, तो हम तो आपस में घर में गा रहे हैं, वो कौन सा स्टेज पे खड़ी है। अम्मी तो बेचारी घरेलू औरत थी, आवाज़ अच्छी थी और उनको गाना, उनको मेरी अपनी बीवी का शौक था कि सुने। सो देन आफ्टर गॉट मैरिड प्रॉपर हमारी एक्टिंग का करियर कब शुरू हुआ और हमारी प्रॉपर सिंगिंग का करियर कब शुरू हुआ? क्योंकि मैं तो देखिए खैर आपने एक्टिंग भी की है, होस्टिंग भी की है, सिंगिंग भी की है और राइटिंग भी। राइटिंग कब शुरू हुई इस पूरे देखो सिलसिले चीज़ें में? ये है कि आपको आहिस्ता आहिस्ता अपने अंदर कुछ ना कुछ तलाश करते रहना चाहिए। यहाँ तक मैं अब समझती हूँ। कुछ 90s का एक ड्रामा था जिसने तहलका मचा दिया था। मैंने फर्स्ट प्ले लिखा था, लॉन्ग प्ले, नीली धूप के नाम से, जो पीटीवी पे ही चला था विमेंस डे पे, इंटरनेशनल विमेंस डे पे। और उसमें एक इशू ऐसा था उस वक्त 90s में, ये बात शायद अनोखी थी। एक यंग विडो थी जो कि ग्रैंड मदर भी है, उसमें अर्जुमंद रहीम यंग सी थी, वो मेरी बेटी बनी हुई थी और एक छोटी सी उसकी बच्ची थी, और मैं एक पार्लर चलाती थी। उसमें मैं दूसरी शादी की तरफ एक सिचुएशन में जाती हूँ, मगर वो भी बड़ी मुश्किल से मेरे दामाद ने अप्रूव की, यहाँ तक कि मैं फैमिली वे पे चले जाती हूँ। यानी एक नानी और वो प्रेग्नेंट हो गई है। हाँ, बट मतलब अगर एक लड़की की ये तो अब आप कह 16-17 रही हो साल ना। की उम्र पे शादी हो गई और उसकी बच्ची की भी फिर 18-19 पे शादी होगी, तो 37-38 तो ये पे तो अब हम बहुत सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करने लगे हैं, या जो भी है इसको डिस्कस उस करने वक्त तो लगे। ये तो बहुत वो उस वक्त तो उसका नाम था नीली धूप और इकबाल अंसारी ने वो डायरेक्ट किया था। तो अच्छा, नीली धूप उसका नाम क्यों था? मैं बड़ी इंट्रीग्ड मतलब धूप तो पीली होती है ना, वही कह रही हूँ। ये ऑड था ना एक, तो नीली धूप थी ये। ओके, ठीक है, समझ तो आया। इसका कोई एक ऐसा लॉजिक था। उस ज़माने में हमारे ड्रामों के नाम ये थोड़ी होते थे कि चल तू मैं आया, कल मोही तो कल लो, तो बेवकूफ़ तो जाहिल तो खोती, तो इस तरह के आजकल ड्रामों के बहुत नाम होते हैं इंटरेस्टिंग ना। नाम निकल रहे हैं। कि मुझे तलाक चाहिए तो मुझे तलाक होने ही वाली है, तलाक ना देना, ऐसे ऐसे ड्रामे देखे मैंने भी। तो अच्छा। अब उस वक्त तो खैर, तो वो फिर क्या हुआ, जब हम इकट्ठे थे टुगेदर, वी वर अ गुड टीम। इकबाल अंसारी बड़े टैलेंटेड डायरेक्टर और बहुत अच्छा उनको ड्रामा एक्सप्लेन करना भी आता था। सही। तो उसमें मैंने ड्रामा किया उनके साथ, और एक पहला ही ड्रामा मैंने उनके साथ किया था। एक आज़म खुर्शीद साहब होते थे, अंकल आज़म खुर्शीद, जो बचपन से जिनको अंकल कहते, एक उनका प्ले किया। फिर मैं कराची गई। अच्छा, मैं फिर बेसिकली गाना ही गाती थी, तो शोएब मंसूर का एक शो होता था झरने, हाँ जी, उसमें मैंने गाया और बड़ा ही कोई मुश्किल गा लिया। रागेमन में कोई बड़ी मुश्किल बंदिश थी, जो कि जाहिर ही, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस आपने देखें। प्रैक्टिस तो खे नहीं थी, मगर दिल में उमंग बड़ी थी। उस्तादों के साथ आपने हाँ, तो जाके रेडियो में किया। अगर मतलब गुंजाइश, पता समझ बहुत आ आप गई थी। शागिर्द किसकी बनी थी? अभी हमने वो बात नहीं में बनी नहीं थी शागिर्द, उन्होंने कहा था बन जाओ। अच्छा। तो मैंने समझा कि पास बैठने से शागिर्द बन जाते। वो क्या आप शागिर्द हो? जो मैंने कहा जी मैं शागिर्द, मुझे लगा मैं करीब बैठ जाऊंगी तो शागिर्द। हाय स्वीट। अच्छा, 2-3 दफा उन्होंने कहा आप शागिर्दी कर लेना, फतेह अली खान साहब ने। मैंने कहा जी मैं शागिर्द, मेरा मतलब था और करीब बैठ जाऊंगा। तो उन्होंने फिर कहा आप किसी से पूछें। तो वो एक तबलिस थे, तालिब हुसैन साहब थे ना, बड़े पक्के पुराने। तो मैंने कहा क्या कह रहे हैं ये? तो उन्होंने कहा कि एक रस्म होती है, गंडा बंदी होती है, कोई न्याज कर देते हैं, मिठाई बांटते हैं, ऐलान करते हैं। मैंने कहा अच्छा ये होता है। नहीं, इट्स ओके। नहीं, मैंने फिर अब्बा से कहा, उन्होंने कहा ठीक। उस ज़माने में 2000 रुपया क्या था, बड़ी बात थी। मैंने कहा अच्छा जी। उसके बाद मेरे कोई एग्जाम्स हो गए, मैं फिर गायब हो गई, ऐसी थी ना बेतुकी। हाँ, मैंने कहा मैं लाहौर कॉलेज में आ गई हूँ, मेरे पास और मेरी वो रूट बदल गया उधर का, तो फिर बस वो नहीं हो सका प्रॉपरली। खैर, लेकिन मुझे ये समझ ही नहीं आई कि शागिर्दी का क्या मतलब होता है। उस वक्त मैंने कहा कि करीब बैठने का मतलब है। मैंने कहा हाँ जी मैं तो आपकी शागिर्द हूँ। अच्छा ठीक है। हमें तो स्टूडेंट था, हमें तो कॉन्सेप्ट यही है ना कि स्टूडेंट। अच्छा, अब हम पहुंच गए यहाँ पे कि हमने अब ड्रामे करने शुरू, और आप कह रही कि आप पहले मैंने शोएब का एक मंसूर गाना साहब। गाया जो बड़ा मुश्किल था। मुजाहिद हुसैन हमारे बड़े प्यारे कंपोजर है, मेरी बहुत दोस्ती है उनसे। इतना अच्छा गाना था, मैंने कहा ये तो ख़राब हो जाएगा, मेहनत से गवा लें आप। उन्होंने कहा क्यों? मोहसिन अली साहब थे और शोएब, दोनों ने कहा कि क्या मतलब? मैंने कहा इतना प्यारा गाना, ये तो मैं तो इसको ख़राब कर दूंगी, प्लीज़ आप मेहनत से गवा लें। उन्होंने कहा नहीं आप ही गाएंगी। खैर वो मैंने गाया और बड़ी कोई हेडलाइंस लगी अंग्रेज़ी अखबारों में कि प्यार की आस में मन डोले, वो मेरा गाना था। और लोगों ने कहा हैं सुनाएंगी? कलियां गर्ल इज सिंगिंग सच अ डिफिकल्ट सॉन्ग। मैं कलियां से आई थी ना बच्चों के प्रोग्राम से। ओ प्यार की आस में मन डोले,
सच्चे नैनों से नैन मिले तो तेरे सच्चे नैनों से नैन मिले तो फिर सपनों के दर खोले है प्यार की आस में मन डोले ओ प्यार की आस में मन डोले तेरे सच्चे नैनों से नैन मिले तो तेरे सच्चे नैनों से नैन मिले तो फिर सपनों के दर खोले प्यार की आस में मन डोले ओ प्यार की आस में मन डोले। So beautiful. माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जी अयूब खावर ने लिखा था, शुएब मंसूर थे डायरेक्टर, और कितने बड़े इस वक्त माशाल्लाह ही इज़ एन आइकॉन हिमसेल्फ, मुजाहिद हुसैन और मैं, हम चारों नए थे उस वक्त, हम चारों उस वक्त नए नए थे। मतलब खावर भी अभी शायद असिस्टेंट प्रोड्यूसर थे, और मुजाहिद का भी बिल्कुल शुरू का टाइम था, और शुएब का भी शुरू का ही टाइम था, और मेरा भी शुरू का टाइम था। हम चारों लोग इस एक गाने से मुंसलिक थे। शुएब की प्रोडक्शन थी, मैंने गाया था, खावर ने लिखा था और मुजाहिद ने बनाया था। और ये एक स्मैश हिट हो गया। ऐसा कि वो इतना चलता था कि मुझे लगा कि वो हर वक्त पीटीवी के नगमे चलते थे ना, और मैं शायद उसमें प्यारी भी ज़रा लग रही थी काफ़ी ना। ये प्यारी आप कब सवाल ये कि आप प्यारी कब नहीं लगी? बस तो फिर मैंने वहाँ काफ़ी गाने गाए। मैंने फिर करीम शाहबुद्दीन का एक बहुत प्यारा गाना था, बड़ा मुश्किल था वो भी, और वो बड़े कंपोज़र थे, रूना लैला के गाने बनाते थे, इनको भाइयों को पता होगा मेरे। फिर वो चले गए बाहर। उसके बाद मैंने बज़मी साहब के गाने गाए, मैंने सुहेल राना साहब के गाने गाए, नियाज़ अहमद साहब के। तो आई वाज सो लकी कि मैंने सब बड़े डायरेक्टर्स के, म्यूज़िक डायरेक्टर्स के गाने गाए। यहाँ मैंने वज़ीर अफजल साहब के गाने गाए। हाय अल्लाह, मुझे तो समझ नहीं आई कि मैंने किया क्या। अच्छा, बट देन सिंगिंग को आपने फुल टाइम उस तरह से पसू नहीं किया, इसलिए नहीं किया क्योंकि आप डिस्ट्रैक्ट हो गई थी एक्टिंग से और होस्टिंग से। क्या हुआ? क्या आई हैव ऑलवेज बीन कंफ्यूज बिकॉज़ यू माशाल्लाह माशाल्लाह सारी बहनों की आवाज़ बड़ी खूबसूरत है। जैसे कि सुम्बल सबसे अच्छा गाती थी। सुम्बल आप भी बड़ा खूबसूरत गाती थी। और बाय द वे व्यूअर्स, मेरी सबसे पहली जो अंसारी सिस्टर, वेल नॉट अंसारी सिस्टर, मतलब आपकी सब बशीर बहनों के साथ, sisters। तो बशीर सिस्टर्स के साथ जो मेरी पहली कनेक्शन हुई थी, सुम्बल आप ही से हुई थी। उनके साथ दोस्ती हुई, अस्मा जी के साथ हुई, बीच में आपसे मुलाकात हुई, और अब जाके आपके साथ मेरा वो बस थोड़ा सा हम दूर मिलते कम है ना, इसलिए उनको हम जरा दूर दूर। आप कराची नहीं आती, बट यो सच। और बड़ी बहन से भी मेरी बाजी से मुलाकात हुई है। मैं बता नहीं सकती व्यूअर्स, चारों ही डिफरेंट पर्सनालिटीज बट ब्यूटीफुल पीपल, इतने प्यारे लोग, और सुम्बल आप भी तो बहुत याद आती हैं। बस अल्लाह का शुक्र। बिकॉज़ वन ऑफ माय फर्स्ट प्रोजेक्ट्स। और मज़े की बात आपको बताऊं कि यहाँ जब मैं बच्चों के प्रोग्राम में गाती थी खलील अंकल के साथ, और फिर अमीर हैदरी अंकल के साथ, उसके बाद थोड़ा सा जब गैप आया तो नुसरत ठाकुर अंकल यहाँ होते थे। हाँ, बस मैं तो ये बहुत मुश्किल से कंट्रोल करती हूँ आंसू। तो नुसरत ठाकुर अंकल होते थे, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि कोई यंग लोगों का कोई शो कर रहे थे वो, और उन्होंने पंजाबी का कोई था, तो उन्होंने कहा कि एक गाने, अब इजाज़त ली ना अब्बा से, तो मैंने कहा अंकल मुझे वज़ीर अफजल बड़े अच्छे लगते हैं, वो बड़े मुश्किल क्लासिकल गाने बनाते थे पंजाबी फिल्मों के, मतलब वो शुद्ध क्लासिकल म्यूज़िक बनाते थे। क्या क्या उनके गाने हैं, मतलब एक से एक एजाज तो मैं तेरी से लेके क्या क्या नहीं है। तो मैंने कहा अंकल मुझे शौक है उनका गाना गाने का। उन्होंने मुझे 2 गाने उनके गवाए, मतलब मैं अपने मज़े ले रही थी, मज़े, पता नहीं था मैं क्या कर रही हूँ। और एक इसी तरह की बड़े बड़े आर्टिस्ट, बड़े बड़े लोग, और आप कह रही हो कि मुझको क्या पता, मुझे तो बेचारों ने मुँह ही लगा लिया, मैं तो हैरान हूँ, पता नहीं क्यों लगा लिया। उसके बाद मैं एक बड़े मज़े की बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि मैं अपने आप को शाबाश दूँ या क्या कहूँ। उस्ताद नज़र हुसैन जो कि अल्टीमेट बड़े कंपोज़र थे, मैं एक दफ़ा आई, 90s की बात है, यहाँ पे वो कराची लाहौर टीवी पे कोई बहुत बड़ा म्यूज़िक का शो करते थे, और ज़ाहिर है कि बड़े, क्या उनका मैं कह सकती हूँ, इतने बड़े मौसीकार थे। अच्छा, वो बड़े शफ़क़त उन्होंने की, बड़े प्यार से मिले, कैसी हैं आप? मैंने कहा हाय आपका फ़लाना गाना, हाय आपका फ़लानी गज़ल, हाय हम तो बेहोशी हो जाते हैं ना। तो उन्होंने कहा कि आप आएँ, मैं आपको गवाता हूँ अपने शो में। मैंने कहा है, नहीं मैंने नहीं गाना। कहते नहीं, क्या मतलब? उनकी समझ में नहीं आया। मैंने इनकार कर दिया कि मैं आपका गाना ख़राब नहीं कर सकती। हाय क्यूट। वो बार बार कहे आप फिक्र ना करें, मैं आपको गवाऊंगा। मुझे डायरेक्टर कह रहे बेवकूफ़, वो तो मैं गाने को कह रहे। मैंने कहा नहीं, मैं आखिर मैंने अल्लाह को मुंह नहीं दिखाना। क्यों मैं नज़र हुसैन का गाना ख़राब कर दूँ? मैंने दोज़ख में जाना? नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं गाया ना,
वो कहते रह गए, डायरेक्टर भी कहता रह गया भाई ये गाना गा दें, और वो गवा रहे, वो कहते मैं आपके साथ, मैं कह नहीं सॉरी, आज तक कह रही हूँ कि मैंने क्या किया था। वो कितने अच्छे भाई वो कितने अच्छे वक्त थे कि आपको गवाते थे, आपको सिखाते थे, आपको ग्रूम करते थे। अब तो सिंगर जाता है खुद ही अपना गाना लेके जाता है कि मैंने ये गाना है, अगला आपको कह भी रहा है कि भी सुर नहीं मैच करा, ये नहीं, और अगले कहते हैं, चुप करे ट्यूनर से ठीक करे और कर दे। मशीनें। और मजे की बात एक और चीज़ है जुगन, अब मैं सोचती हूँ आई मीन कुछ हम अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ प्लान नहीं कर सकते, वो अल्लाह मियाँ प्लान करते हैं, या आपके अंदर जो होता है आप वो निकलता आता है, लोग आपके अराउंड जो होते हैं वो। मैंने जिंगल्स बहुत गाए, मैं जब कराची गई हूँ ना, आपने कमर्शियल्स के बहुत से जिंगल्स गाए हैं। मैं हर वक्त में 1000 रुपया पूरा मुझे मिलता था। नहीं, बट मैं आपको एक बात बताऊं, कुछ पुराने वगैरह जब एड्स वगैरह जो कभी यूट्यूब पे आ जाते हैं व्हाटएवर, तो एक्चुअली लोगों ने लगाए नीचे लिख के दिस इज बुशरा अंसारीज वॉइस। तो वो एक बड़ा मशहूर जिंगल है ना, मेरी मुट्ठी में बंद है क्या? I know, नाम नहीं लेना उसका। I know मैंने गाया था, but it was my favorite. I know 1000 रुपया मिला था। उसी के नीचे तो उसी का तो जो कमर्शियल आप कभी YouTube पे देखे तो लिखा हुआ है, लोग कमेंट्स में लिखते हैं बाय द वे डू यू नो हुज वॉइस दिस इज बुशरा अंसारीज। तो मैं कहती हूँ कि पता नहीं किस तरह लोग ही प्यार से बुलाते होंगे, मैं तो नहीं किसी से कहती हूँ मुझे ये कर दो और ये ले दो। सिंगिंग से डिट्रैक्ट क्यों? हाँ, वो क्यों ही कि एक तो मुझे गाने की समझ बहुत है, तो मैं डर गई म्यूजिक से कि ये तो मुझे पता है कि अच्छा गाना क्या होता है। एक्चुअली ये पता हो जाए तो बंदा कहीं का नहीं रहता फिर। मुझे सब पता है कि म्यूजिक अच्छा कैसे होता है, और सुर में कहाँ कमी आती है, सांस में कहाँ कमी आती है। मैं अपने घटे हुए सुर पे पूरी रात जागती थी, हाय अगले दिन फिर जाऊँ स्टूडियो में, हाय इस जगह को ठीक करना है दोबारा से। जब मुझे पता चल गया था, जिसको नहीं पता वो बड़ा खुशकिस्मत है, आजकल बड़े खुशकिस्मत फिर रहे हैं आले दुआले। हाँ जी। तो उस वजह से और तो कभी उनको लाइव शो में बुला लो जिसके अंदर उनको परफॉर्म करना है स्टेज पे, तो लेकिन वो पीछे म्यूजिशियन हंस रहे हैं। हाँ। और मैं बताती हूँ क्यों हंस रहे हैं, क्योंकि एंड में जब गाना नहीं ठीक गा पाते तो घूम के कहते हैं आप लोगों ने नहीं मैच किया था हमारे साथ। और मैं कभी कभी, क्योंकि यहाँ पे भी हम लोग सुनना तो आता है ना आपको, ऐसा थोड़ी कान तो लगे ना। बाय द वे आई एम टोन डेफ। Yes. आई एम एक्चुअली टोन डेफ, मेरी आई हैव अ मेडिकल कंडीशन, आई एम टोन डेफ। बट मेरे जैसे नलायक को अगर पता चल रहा है कि तुसी गा नहीं सकते तो फिर मतलब मैं क्या बोलूं। एंड म्यूजिशियन से लड़ पड़ते हैं, एंड आई एम लाइक इतने हमारे सीनियर लोग, तुम्हारे अलावा तो हमारे इतने सीनियर लोग, आप कैसे हमारे साउंड के बंदों नहीं, को मैं आप तो बोल के कहती हूँ इन सबको अपने अपने गुर्दे चेक कराने चाहिए, क्योंकि ये जिन जिन के साथ बजा रहे हैं ना, ये इनका ही हौसला, इनकी सेहतें तबाह हो गई हैं अंदर से, गुर्दे, इनको शुगरें हो गई जिगर। हैं, क्योंकि ये बेचारे वाह वाह करते रहेंगे, क्योंकि ये तसल्ली देते जग्गू हैं। भाई के बाल उड़ इनका गए। काम ही तसल्ली देना है। इकबाल भाई के तो खैर कब के उड़े हुए हैं, लेकिन जग्गू भाई के बेचारे बाल उड़ गए टेंशन ले लेके, थोड़े थोड़े हल्के हल्के। अच्छा, नहीं लेकिन तो वो क्या हुआ गाने का, फिर ये वो दूसरे मैंने शादी के बाद ही जरा प्रोफेशनली किया, तो गोद में बच्ची थी, उसके बाद काम था, इधर से 50-50 शुरू हो गया, उधर से शोशा शुरू हो गया, उधर से ड्रामे शुरू हो गए, उधर से गाड़ी पकाने लग गई, उधर से बच्चों को स्कूल छोड़ने लग गई। उसमें कहाँ म्यूजिक का टाइम था। एक आध दफ़ा कोशिश की, बल्कि मुजाहिद ने मुझे कहा कि मैं आ जावा करांगा, वो कोई मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे, वो एक दो दफ़ा आए तो उधर से छोटी ने रोना शुरू कर दिया, तो उनके अब्बू ने कहा भाई ज़रा इसको देखिए, आप ज़रा देखिए और ये छोड़े। बात तो खैर जायज़ है, मतलब बच्चे को तो नहीं बिल्कुल इग्नोर किया। उसके बाद एक दफ़ा फिर बड़ी मैंने को लड़ाई करके कहा बस। देखो उस्ताद अमानत अली खान थे जो संतूर प्लेयर थे, मुजाहिद के पुप्पा थे, क्या मीठी आवाज़ थी। मैंने 1 साल उनके साथ बैठी। अब जब मैं उनके साथ बैठूँ मेरा भी दिमाग ख़राब। देखो ना, म्यूज़िक तो पागल कर देता है ना इंसान को। बिल्कुल। 1 घंटे का टाइम होता था, 3 घंटे में दरवाज़ा ही ना खोलूँ, और वो और मैं लगे पड़े राग भोपाली में निकल गए, तो कभी किसी में निकल गए, तो मेरे को हाय ये तो इतने में नौकरें अंसारी साहब के, भाई बच्ची को लेने का टाइम है स्कूल से, फलानी काम आ, जो छोड़ दिया। फिर That's what happened. जिंदगी की जो प्रैक्टिकल रियलिटीज़ हैं वो कुछ और है। तो जाननी ज़रूरी है हमारे लिए एज योर फैंस ना, बिकॉज लोगों के फ्रॉम पीपल्स पॉइंट ऑफ व्यू कि बहुत अच्छा गाती हैं, लेकिन उन्होंने सिंगिंग को इतना सीरियसली नहीं लिया। आपने लिया, बट जिंदगी भी तो साथ लेके चलनी थी ना। बच्चों का एक दिन स्कूल का मिस नहीं कराया, ड्राइविंग की उनके साथ, लड़कियों के साथ, क्योंकि मैंने मेल सर्वेंट नहीं रखे लड़कियों की वजह से। कराची में कोई रिश्तेदार नहीं थे जहाँ मैं उनको छोड़ देती, किसी खाला के घर या किसी फुफ्फी के घर। दोस्त थे, लेकिन ज़ाहिर है दोस्तों को अब ये ड्यूटी नहीं, कभी उनको छोड़ के गई नहीं। बाहर के मुल्कों में टूर भी किया तो उनको लेकर गई, छुट्टियों के अलावा टूर नहीं किया, सारा साल जवाब दे दिया। तो लड़कियों को पढ़ा के शादियां करके उनके बच्चे भी हो गए, तब मैं फारिग हुई हूँ। नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह स्क्रीन पे आप कंसिस्टेंटली रही हैं इन वन वे और दी अदर। कोई छुट्टी नहीं कराई कभी, मेरे बट काम वही की वाली वजह से कोई बात है ना छुट्टी व्यूअर्स कि देखिए ड्रामे वगैरह में या एटलीस्ट होस्टिंग में ये वाली चीज़ है कि उस गाने के अंदर यू हैव टू बी वेरी, और एक फोकस्ड आपका टाइम है और वो कंसिस्टेंट है। देखिए ड्रामे में आपको गैप्स मिल जाते हैं। कसरत है, वो जिम है, जिम जैसे आप जिम जाते हैं मसल बनता है ना,
जब आप जिम नहीं गला करेंगे तो बनाते हैं आप खत्म हो जाता है। तो ये भी मसल्स बनाते हैं ना। फिर वो जो म्यूजिक को वक्त देते हैं वो और किसी चीज़ को वक्त नहीं दे सकते। एग्जैक्टली पूरे खानदान जो है वो एक सिंगर को लेके चलते हैं, उस बंदे का पूरा फैमिली जो है ना। फिर देखे ना आपदा परवीन को कंघी करने की जरूरत है क्योंकि वो सिर्फ म्यूजिक में इंटरेस्ट है ना, वो मेकअप करने की जरूरत है उसको। मेरी तरह बनने ठनने का भी कोई मसला नहीं है, वो इतनी मास्टर की वो है। आपको वैसी शौक है, तैयारों ने कहा वैसी हाँ बड़ी नहीं, हसीन है, मैं हाँ। कभी पता है आपदा से कहती हूँ प्यार से, मेरा बड़ा प्यार है, कहती हूँ मैं अपनी ज़िंदगी में आखिरी ज़िंदगी के आखिरी टाइम में पोनियाँ बना के मरूंगी, देखना 2 पोनियाँ आपकी बनानी है मैंने। 2 पोनियाँ क्यूट। इतना हंसती है। मैं एक दफ़ा क्लिप तो लगाने दो ज़रा अपने बालों को। एक क्लिप। वो एक मलंग शी इज ऑसम, बड़ी प्यारी। छोटी सी ब्रेक आपकी इजाजत से। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमने आपसे सॉन्ग सुनते हुए आना है, चले गाते कुछ गाएंगे। गाने का तो मज़ा ही आता है। ब्रेक के बाद हम सॉन्ग भी सुनेंगे और फिर हम एक्टिंग की जर्नी की बात करेंगे और मैंने राइटिंग पे भी बात करनी है। शी इज सच ए फिनोमिनल राइटर एंड देन होस्टिंग इज वेल। शायद मैं बेवकूफ नलायक कुछ सीख भी जाऊं नहीं ब्रेक के बाद। कितना आसान था तेरे हिज्र में मरना जाना, कितना आसान था तेरे हिज्र में मरना जाना। फिर भी एक उम्र लगे जाने से, जाते जाते सिलसिले तोड़ गया वो सभी, जाते जाते सिलसिले तोड़ गया वो सभी, जाते वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते सिलसिले तोड़ गया। उसकी वो जाने उसे पास वफा था के न था, उसकी वो जाने उसे पास वफा था के न था। तुम फराज तरफ से तो निभाते जाते सिलसिले तोड़ गया वो सभी, जाते
बात है, सो ब्यूटीफुल, थैंक यू, ब्यूटीफुल। और आप लोगों ने क्या खूबसूरत सा, ब्यूटीफुल। अच्छा मैं मैम इनको, हाँ जी मेरे भाई जी भैया। ये जो तरन्नुम प्रोग्राम है, हाँ, ये सारा जग्गू भाई ने भी बजाया है और मैंने भी बजाया है, और ये शहजाद भाई जो बैठे हैं इनके अब्बू का म्यूजिक अरेंज है सारा, नज़र साहब की, और जितनी गज़लें हैं रियाज हुसैन साहब माय डियर के नाम से मशहूर थे वो सारे हमने तरन्नुम प्रोग्राम बजाया। लाइक आई सेड, जब हमने शुरू किया प्रोग्राम मैंने कहा आज हमें अगर एक लिविंग लेजेंड ज्वाइन करने जा रही है तो 2 लेजेंड्स हमारे साथ यहाँ हाँ, सेट पे भी बिल्कुल। हैं। पता आपको ईमान से बताऊं, मैं लोग उनको पहचानते तो नहीं है, जाहिर है आम लोगों की नज़र में उस तरह ये नहीं आते सामने, इनके बगैर हो नहीं सकता कुछ भी। मैं जब भी कहीं बाहर परफॉर्म करती हूँ मैं पहले अपने म्यूजिशियन साथियों का तारुफ कराती हूँ, और ज़्यादातर मेरे साथ, क्योंकि बाहर तो इतने सारे लोग नहीं होते, अज़हर भाई होते हैं, अज़हर हुसैन मेरे साथ बचपन से बजा रहे हैं, वो आसिम अज़हर के जी, अब जी, तो जी, उनका जी, ये जी। नया तारुफ है। तो मैं पहले उनका इंस्ट्रूमेंटल बजवाती हूँ, वो क्या जादूगर है वो, उनके हाथ में माशाल्लाह एक, बस अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, और मैं बताती हूँ कि ये कितने अहम लोग हैं। मतलब मुझे तो अठन्नी आता है, और जो इन्होंने बजाया है उससे थोड़ा बहुत मेरा कुछ गुजारा हो जाता है। आप इनसे पूछ लें कि हम लोग चाहे बैक टू बैक भी एवरी डे भी, कभी ऐसा होता है कि शोज़ होते हैं इस किस्म के जो कि हम ऑलमोस्ट एवरी डे मुलाकात होती है, हर बार इंट्रोडक्शन और ये कहना कि ये हम देखें, विदाउट देम म्यूजिक इज इनकम्प्लीट। देखिए ये बहुत वक्त देते हैं, इन्होंने अपनी जिंदगियां दी हुई हैं, इन्होंने कोई और काम नहीं कभी किया इसके सिवा, सुबह से रात तक म्यूजिक को दिया है इन्होंने। तो ये बड़े गुनी लोग होते हैं और ये बड़े खास लोग होते हैं। सो सीरियसली इसलिए कि ये लोग बैठे हैं, मैं ओवरऑल सारे म्यूजिशियंस की बात करती हूँ, और मैं बताती हूँ, अज़हर भाई से तो मेरा बहुत प्यारा बचपन से ताल्लुक़ है, और मैं बताती हूँ कि ये मेरे भाई हैं और वो मुझे बेटियों की तरह प्यार करते हैं, हालांकि वो मुझसे इतने बड़े नहीं हैं, लेकिन उनका रवैया ऐसा है। सो मैं पहले बताती हूँ कि ये कौन है और मेरे लिए कितने अहम हैं, फिर वो म्यूज़िक बजाते, फिर लोग उनको क्लैप करते, फिर मैं गाना शुरू करती हूँ। सो ये, और दूसरे आप ये देखें, इसके आखिरी शेर को देखिए, फराज साहब का कलाम है, ब्यूटीफुल। शिकवाए ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। आजकल हमें इसकी बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल सही। हम लोग कहते हैं फलां यूँ नहीं है, फलां ऐसे करता है, आप क्या कर रहे हैं? अपना तो हिस्सा डालो। आप तो ट्रैफिक में लाइट क्रॉस कर जाते हैं रेड, आप तो लोगों से झूठ इतना बोलते हैं, आप तो खाने में चीज़ें मिला देते हैं, आप दवाइयों में मिला देते हैं, तो फिर आप ऊपर से आप बड़े मजहबी बनते हैं, बड़े मॉरल पुलिस बनते हैं, लोगों से कहते हैं इतनी आस्तीन पहनो, या ये क्यों पहना, वहाँ क्यों खड़ी थी, एक आप ये तो देखिए आप क्या कर रहे हैं। मैं इसी चीज़ पे तो अक्सर हम प्रोग्राम पे 90% ऑफ द टाइम जब हम बात कर रहे होते हैं मोटिवेशनल स्पीकर से वटेवर, तो मैं हमेशा एक ही बात, मैं कौन हूँ, खैर आई एम इन नो पोजीशन टू से एनीथिंग, बट ये ज़रूर कहती हूँ कि देखें, अपने गिरबान में झांकना चाहिए, अपनी ज़ात को जब परफेक्ट कर लोगे फिर आगे बढ़ो। जो ऑनेस्टली नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा और किसी की परफेक्ट ज़ात नहीं है, तो हम एक कोशिश ही कर सकते हैं ना। तो सारी जिंदगी की काविश ये होनी चाहिए कि अपने आप को इंसान का बच्चा तो बना हो ले, जाएगा सब कुछ। ना कि मैं बैठ के कहूँ हाय अल्लाह बुशरा अंसारी ने ये फलां कपड़े पहने हुए थे, इसकी उम्र देखो, और इसके तो कब्र में टांगे मतलब ऐसे मैं रिडिकुलस कमेंट्स पर आपकी कब्र में टांगे लटका दी, उन्होंने मेरी कब्र में टांगे लटका दी हैं, तो मैं तो शायद फौत भी हो चुकी हूँ 2-3 दफा। इसको उन्होंने कहा कि अल्लाह अल्लाह करो, कौन सी आर्टिस्ट थी बेचारी, अल्लाह अल्लाह तो करना ही चाहिए हर उम्र में, मतलब कि फौतगी की तरफ निकल जाओ ना। किसी ने अपना कुछ रिसेंटली लगाया था, कोई 40s में है बच्ची, यंग पर्सन, और उसको घूम के कहा कि शर्म आनी चाहिए, और आपको शाइस्ता के बारे में कहा। मुझे इतना गुस्सा चढ़ा ना, शाइस्ता इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, और वो क्या कर रही थी, केक दिखा रही थी खड़ी के, पता नहीं कोई केक का कुछ था, मतलब कि ये ऐसी हरकतें आपको सूट नहीं करती। क्या सूट नहीं करती? आपकी एज को नहीं सूट करती? मैंने कहा मेरी एज फेलो एंड एक्सक्यूज मी, बात ये कि जस्ट बिकॉज एक बंदा, मतलब मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं, अब हम लोग आपस में जब गप लगा रहे होते हैं, जब ऑफ कैमरा ही हा मजाक ये वो, तो क्या हमारा दिल नहीं है? नहीं तो क्यों नहीं? इट्स अ पर्सनालिटी थिंग, इट्स नॉट एन एज थिंग। रिश्वत तो नहीं खाई ना। मेरी बहन मेरे से 2 साल बड़ी है, मैं हमेशा कहती हूँ आपा आप तो बुढ़ी रू हैं, आपा बहुत सीरियस है, सोबर, आपकी बाजी भी बहुत सीरियस है, सोबर है। सो द पॉइंट इज हर बंदे की पर्सनालिटी, एज का ऐसे क्या ताल्लुक है? पता नहीं, बस ऐसे बकवास करें। खैर हम म्यूजिक की बात करते हैं। अच्छा म्यूजिक तो अब मैं बहुत दिल पे पत्थर बहुत शुक्रिया, आप सबने मुझे बहुत सपोर्ट दिया, थैंक यू। तो हम अब म्यूजिक को 1 सेकंड के लिए साइडलाइन करेंगे, अब मैंने एक्टिंग की तरफ आना है। अच्छा, तो अब हमने 50-50 पे फोकस करना शुरू कर दिया, बट खैर सिंगिंग में आपके स्टेज शोज और इंटरनेशनल ट्रैवलिंग तो बहुत रही और टूर्स रहे, ये तो मुझे पर्सनली भी उससे लाइव सिंगिंग में मेरी थोड़ी सी कॉन्फिडेंस बिल्ड हुई, बस जो भी है समझ लें। अच्छा, तो एक्टिंग, बिजली का आपका कैरेक्टर? एक्चुअली एक्टिंग की ये सारी स्टेजेस हैं, सीरियस, कॉमिक, एवरीथिंग, तो एक्टिंग में सब कुछ आता है। और एक जो अनोखी चीज़ थी, अनोखी अब मैं कहती हूँ, वो थी मिमिक्री।
उससे पहले कॉमेडी में लोग जो थे, हमारी बचपन में जो फिल्में थी ना, एक मोटी सी एक्ट्रेस होती थी, मोटी कह रही हूँ सॉरी, क्योंकि वो उनको टुन टुन उनका नाम था, तो जो जब फिसल जाती थी तो हंसी आती थी लोगों को, या कोई स्लैपस्टिक कॉमेडी थी ना, मतलब अगर कोई सांवला है या कोई मोटा है या कोई दुबला है तो उस बात पे लोग हंसते थे, या कोई फिसल गया कहीं से, या किसी के नलके से पानी नहीं आ रहा, उस वक्त वो चीजें एक्सेप्टेबल थी। अब आई हैड टू परफॉर्म कॉमिक, और मैं कोई कॉमिक लुकिंग नहीं थी, नहीं। सो दिस वाज समथिंग वेरी न्यू इन पाकिस्तान। किसी ने कभी ऐसे मिमिक्री की नहीं थी, क्योंकि सब लोग इस तरह के सिंगर भी नहीं थे कि वो सिंगर्स को, हम मस्ती मजाक कर रहे थे, मैं शोएब मंसूर और हम लोग सारी टीम। उसने कहा है तुम तो तायरा सईद का करो, मैं कहा नहीं, पकड़ के तो वो तायरा की हमने पैरोडी कर ली। वो तो बड़ी खुश हुई, मेरी बड़ी जान जी करे वो। उसके बाद फिर उसने वो कराया हाय मेरी अंगूठियाँ, और वो शोएब नहीं कराया, वो लिख के भी ले आया जल्दी से, और मैं और असमा दोनों बैठ गए, वो हुआ। तो वो एक नई सी चीज़ थी जो पाकिस्तान में नहीं थी। लोग बुरा भी मान जाते थे पहले, कि उनको मतलब वो माइंड कर लेते थे कि ये लोग मतलब ज़्यादातर। मगर फिर मैंने कहा भाई मैं नहीं कर रही, मना के उन लोगों ने मुझे, अनवर साहब ने, और हमारे एक डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे, वो कैसर फारूक कैसर नहीं, कैसर फारूक, जिन्होंने आंगन टेढ़ा भी डायरेक्ट किया। ओके ठीक है। वो और ये दोनों मुझे मनाए। मैंने कहा नहीं भाई मैं नहीं करती, पता नहीं मैडम कुछ कह देंगी, उनका क्या गुस्सा आ गया तो अल्लाह जाने क्या कह दें। इन्होंने उनसे इजाज़त ली। मैं कहा क्या है आप लोगों को, मैंने एक कर दिया ना बस, सलमा आगा वाला, अब नहीं मैं कर रही बार बार। और मैंने सलमा आगा वाला 3 तरीके से किया था, 3 मैं कब, वो कहते थे तुम अप्रूव करोगी तो चलिए। अल्लाह का शुक्र है मुझे पीटीवी के लोगों ने लाड बड़ा किया, मेरे बड़े नखरे उठाए, भी करते हैं, हाँ करते हैं, शुक्र है। तो मैंने कहा नहीं ये ठीक नहीं लग रहा, दिस इज़ नॉट बिलीवेबल, आई एम नॉट गोइंग टू डू इट। मैं सिर्फ गा दूंगी, आप किसी और से कराएं, क्योंकि उनकी ग्रीन आंखें थी सलमा आगा की, वो प्रिटी टाइप थी ना, गोल्डन बाल तो वगैरह। मैंने कहा नहीं मेरा क्या उनसे मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता, मैं नहीं करूँगी। किसी ऐसी लड़की को बुला जिसकी बिल्ली बिल्ली आँखें और वो कर ले। वो किसी को बुलाया, उसको आता ही नहीं था कुछ, खैर वो जो भी था हो गया। तीसरी दफ़ा मैंने जो किया तो मैंने कहा हाँ ये कुछ करीब तरीन है, अच्छा चलो। अब वो चला तो शोर मच गया। अब इन्होंने कहा मुसरत, मैंने कहा आप लोग मेरे पीछे पड़ गए, मैं नहीं कर रही है। आए मुसरत नज़ीर मेरी चच्ची लगती है, वैसे उनके जो हस्बैंड है डॉक्टर साहब, वो मेरे अब्बा के फर्स्ट कज़न है। आए मैंने कहा नहीं, और वो बल्कि हम कहीं मिले पीटीवी के किसी अवार्ड में, तो चाचा उनके साथ थे, तो कहते तू तो बड़ा मज़े का कीता हो, सलमा आगा था तो मैंने मज़ा आ गया। मैंने दिल में सोचा मैं तो आपका भी करके आई हूँ अभी। आंटी को नहीं पता था, थोड़े दिन के लिए उनको शायद अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि मैंने सुना कहीं, बाद में शी वाज ओके। आज जब मैडम की बारी आई मैं तो डर गई। फिर अनवर साहब ने उनसे इजाज़त ली। इसी तरह होते होते इन्होंने मुझसे नाहिद अख्तर का भी करवाया। मैं बिल्कुल तैयार नहीं थी, क्योंकि मेरी आवाज़ भी नहीं मिल रही थी, और दूसरे वो थोड़ा सा उस वक्त मैडम नूरजहां के स्टाइल में करती थी। मैंने कहा इसमें कोई अट्रैक्शन नहीं मेरे लिए, क्योंकि वो मैडम की तरह ही गा रही हैं, उन्हीं की तरह साड़ी पहनती हैं, कोशिश करती हैं जो भी है। तो बहरहाल उन्होंने कहा अच्छा नहीं लगेगा तो ना करना। मैडम का भी मैंने 3 दफ़ा किया। पहले मैंने किया जब वो बिल्कुल बचपन की फिल्मों में आती थी, जब उनकी फ्रिंजेस थी, छोटी सी आवाज़ थी, क्योंकि मैं उनकी तरह लग नहीं रही थी। माशाल्लाह वो उनकी ज़रा चबी सी थी, और मुझे इन्होंने कहा हम आपको फोम के कपड़े बनवाते हैं। मैंने कहा नहीं नहीं मैं अजीब सी हो जाऊंगी, पता नहीं कैसे करके। तो 2 दफ़ा वो भी किया, पहला उन्होंने कैंसिल कर दिया, आप नहीं खुश आप एक और करें। फिर जब नाहिद अख्तर का किया मैंने चलने ही नहीं दिया, आज तक नहीं चला वो। मैंने गा भी लिया था झूला कौन झुलाए उसकी अंदाज में, आवाज़ गा दी थी, मगर मैंने कहा नहीं मुझे ये बिलीवेबल नहीं लग रहा। खैर संभाव ये मैंने 3-4 कर लिए थे, ताहिरा का भी कर लिया था। तो वो काम कभी किसी ने उस वक्त किया नहीं था, बाद में तो और लोगों ने किया, ज़ाहिर है गाया तो नहीं लेकिन काफ़ी हद तक किया। बाकी एक्टिंग का ये था कि सीरियस। अच्छा अब यहाँ पे हाय मेरी अंगूठियाँ के मेरे पास क्लिप है, हाँ, आप इजाज़त दें तो वो दिखा दें, वो हम क्लिप दिखाते हैं, उसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और बेचारी आप लोग क्या क्या हरकतें करते थे। ये शुएब बेचारी मानो अस्मा को बुखार था, उसको घर से उठाया कराची में, और बेचारी को टैन किया ज़रा। वो तो चिट्टी गोरी है, मैं बल्कि उसके निस्बत टैन हूँ, लेकिन उसको और एक ऐनक के ऊपर चिट लगी हुई थी ना, उसका टैग भी लगा हुआ था, वो पहना दी ना इसको, क्यूट शुएब ने। तो ये हमने किया तो बड़ा शोर मचा। TV 20 उस वक्त 20th एनिवर्सरी थी पीटीवी की, और बल्कि ज़िया साहब उस वक्त रहते थे लंदन में, उन्होंने मुझे वहाँ से मेरा नंबर ढूंढ के मुझे फ़ोन किया जी से। हाँ कहते
ये क्या कर डाला आपने? मैंने कहा जी, बंदा डर जाता है ना, मैंने कहा है जी अच्छा, क्योंकि लिटरली 50-50 चांस होता है कि कोई पसंद करे या ना करे। मतलब बस अल्लाह ने करा दिया। बाकी फिर 50-50 था। फिर शोशा शुरू हुआ तो बिजली बन गई, बिजली बनी तो वो भी बड़ा शोर मचा। तो बस ऐसी चीजें होती चली अच्छा गई। 50-50 का क्लिप दिखाओ। हाँ दिखाओ। और एक तो झाड़ू मेरे वीर दी थी, वो नहीं कोई दिखाता। हाँ जी। हम इतने प्यारे वो सफाई करने वाले बने थे और इतनी प्यारी झाड़ू मेरे वीर दी कहीं से मिले तो प्लीज वो दिखाइएगा। वैसे बशीरा एंड ट्रबल तो बहुत चलती। एक मुसम्मात मुटियारे था। हाँ बशीरा एंड ट्रबल लिया। अच्छा, चलो। हाँ चलो वो देखते हैं। ड्रामा। हाय मैं मर गई। और अभी तक ये पता है मुझे इंडिया से ऋचा शर्मा बड़ी मैंने अपने हस्बैंड को ये पहली एनिवर्सरी पे भेजा था 9 साल पहले। इसका क्लिप मुझे कहीं से मिला और मैंने अपने हस्बैंड को हैप्पी एनिवर्सरी पे ये क्लिप भेजा था। ये उस वक्त तो है email ना किया था। इंडिया में ऋचा शर्मा बड़ी सिंगर है, बहुत प्यारा गाती है, हमारी बड़ी प्यारी I love दोस्त my favorite line is just you. तो shut up, उन्होंने ये रानो। करके मुझे भेजा इस पे वे वॉट वे करके ना। मैंने कहा अच्छा भाई, इस पर तो टिकटॉक्स भी बड़ी बनी हाँ है। वही ना, वो है टिकटॉक ही कहते हैं, ये मुझे इसका नाम नहीं आ रहा था। लेकिन बहरहाल ये चीज़ें। फिर झाड़ू मेरे वीर दी बड़ा मज़े का था। हम सफाइयाँ हम कर रहे होते थे उसमें, और वो झाड़ू लेके मुझे फिर कूड़े की ट्रॉली में डाल के अगवा करते हैं सारे खाकरूब जो थे। अच्छा बट इन एक्टिंग ऑनेस्टली टू डेट फेवरेट प्रोजेक्ट कौन सा रहा है? क्योंकि देखिए अब एक्टिंग तो चल रही है ना, सो वी कांट, इसलिए मैं टू डेट कह रही हूँ। मे बी नेक्स्ट ईयर यू एंड अप डूइंग द बिगेस्ट प्रोजेक्ट जो आपके लिए, इट डजंट मैटर कि वो बहुत बड़ी हिट था कि नहीं। एक्चुअली बुशरा अंसारी को कौन सा अपना प्रोजेक्ट हिट किया? फेवरेट्स बदलते रहते हैं, हर 10 साल बाद आपकी सेंसिबिलिटी चेंज हो जाती है। कहीं शुरू में मैं समझती थी मैंने बड़ी तोप चलाई है, पता नहीं। हाँ मेरा एक लॉन्ग प्ले था, अब मेरा इंतज़ार कर, नूर हुदा शाह का लिखा हुआ, बड़ा सीरियस, इकबाल अंसारी ने डायरेक्ट किया था। वो बड़ा अच्छा कैरेक्टर था। उसमें मुग़ल बादशाहों की, बहादुर शाह ज़फ़र की जो औलादें गरीबी में रुल गई थी, उसका वो बड़ा कमाल प्ले था वो। और नाम भी उसका था अब मेरा इंतज़ार कर। गालिब का शेर था, कारे जहाँ दराज है अब मेरा इंतज़ार कर। तो ये हमारे पीटीवी के देखें ना नाम भी कैसे होते थे, हमारे सोच के रखे जाते थे। ड्रामे के साथ भी वो लगते थे, उनका कोई ताल्लुक़ होता था। उसके अलावा वो कोई ऐसे अल्फाज होते थे जिनको लोग समझते थे। अब तो गाना बना, कोई गाना मिलता है किसी डायरेक्टर को, वो कहते हैं यार गाना मजे का है, इसके इस वर्ड का प्ले बना देते हैं, और उसका कोई ताल्लुक हो प्रोजेक्ट से ना हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बड़ा अरसा लगा हमें इस बात को एक्सेप्ट करने में। उसके बाद फिर कहीं अब इस पूरे दौरान राइटिंग कहाँ थी? नहीं अभी राइटिंग नहीं थी। अभी राइटिंग पता कब आई? अमावस एक प्ले था मेरा। अब अमावस का लोग तर्जुमा पूछते रहे। अमावस की रात होती है एक जो कि मनहूस होती है, तो वो अमावस का नाम भी रखा। वो भी इकबाल अंसारी ने डायरेक्ट किया था, और उनके साथ थे अहमद सलीम, एक बड़े अच्छे जर्नलिस्ट थे। पता नहीं बट यूजुअली जो एक्टर्स होते हैं उनको लिखने को नहीं कहा जाता। नहीं कहा कि ये मैं कहानी की तरफ आ रही हूँ। अमावस की कहानी मैंने घर में खुद घड़ी थी, और इकबाल अंसारी साहब के नाम से वो चली थी कि कहानी बाय इकबाल अंसारी, क्योंकि पीटीवी में अलाउड नहीं था कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके डिपेंडेंट्स जो हैं वो उनको ज़्यादा काम अभी भी कुछ ऐसे ही है। लेकिन नहीं मुझे वो मेरी बाय द तरफ वे से- अभी भी ऐसे ही है। अच्छा मुझे वैसे इतना नहीं करते थे। स्ट्रिक्ट जो डायरेक्टर थे ज़हीर भट्टी साहब, तो कहते थे तेरे वास्ते कोई पाबंदी नहीं हैगी, और बहुत से लोगों के लिए थी। खैर लेकिन मैं एज अ राइटर अपना नाम देने की जरूरत भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि इतने बड़े बड़े राइटर्स लिखते थे, अशफाक साहब, बानो आंटी, अमजद इस्लाम, अमजद असगर, ये बहुत सारे लोग थे। तो मेरा क्या पिद्दी का शोरबा था कि मैं, तो लिहाजा मैंने अंसारी साहब के साथ वो कहानी डेवलप की, और उन्होंने अहमद सलीम साहब के साथ मिलके उसको ड्रामाई तश्कील किया। तो कहानी मैं घड़ती थी खुद, लिखा उन्होंने। एनीवे वो बड़ा हिट था प्ले में, और आसिफ रज़ा मीर थे, वो कॉलेज जाते हुए मुझे चिट्ठी भेजता, पता नहीं आपने देखा था कि नहीं, बड़ा वो हुआ था। खैर उसके बाद क्या हुआ कि जब ये मेरे दिमाग में आया ना नीली धूप का प्लॉट 90s में, सो नीली धूप इसके बाद हुआ था। हाँ, देखिए आइडिया कौन, वो वन 80s की लाइनर तो बात है। आप कर चुकी थी ना। वो तो 80s की बात है, वो किसी को नहीं पता था। वो मैं अब बोलने लगी हूँ, मैं कभी बोलती भी नहीं थी, क्योंकि फिर अब तो हम पीटीवी से उस तरह बाहर है ना, मतलब वो एम्प्लॉय तो नहीं है ना। तो एनीवे वो फिर जब नीली धूप का प्लॉट मेरे माइंड में आया, तो मैंने उनसे कहा कि ये मैं सोच रही हूँ किसी से लिखवाते हैं। अच्छा कोई बड़ा राइटर मेरी वन लाइनर पे क्यों लिखेगा? जी बड़ा राइटर क्यों लिखेगा मेरी पे? और मतलब मेरी लिखी हुई चीज़, तो अब मैंने कहा अच्छा, तो उन्होंने कहा तुम लिखने शुरू हो। मैं लिखने लगी तो फ्लो अच्छा बनता गया, और वो फिर मैंने लिख दिया। तो वो कुछ चीज़ें जेनेटिकली भी होती हैं, और कुछ चूँकि ड्रामे इतने अच्छे लोगों के देखे लिखे पढ़े थे, स्क्रिप्ट पढ़े हुए थे, काम भी कुछ किया हुआ था, तो वो एक सेंस तो डेवलप हो गई थी। बट ऑलमोस्ट हर डेकेड में आपके कोई स्मैश हिट प्रोजेक्ट आया। 90s वाला आपका प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा हिट हुआ, उसके बाद फिर आपने 11 सीरियल लिखे मैंने। फॉर सीरीज जो आपने सीरियल 26-28 किस्तों वाले।
और ओवर 50 मेरे लॉन्ग प्लेज हैं माशाल्लाह। जिसमें कॉमिक भी बहुत मज़ेदार, ईद के ड्रामे में बहुत लिखती थी। अब मैं आजकल अच्छा, कुछ बट साल व्हाट से- डू यू प्रेफर? जेन्युइनली मुझे बताएं, व्हाट इज बुशरा अंसारीज प्रेफरेंस? मतलब Actually, व्हाट यॉनरा, मैं यॉनरा की आई बात थिंक करूं। मुझे सब चीज़ों का मज़ा ही आता है तो मैं लिखती हूँ। मुझे म्यूज़िक का मज़ा सबसे ज़्यादा आता बट देखिए ना, आप एक टाइम पे अगर आप एक सीरियस प्ले भी शूट, सीरियस सीरियल भी शूट कर रही हैं, दूसरी साइड पे आप एक कॉमेडिक चीज़ भी कर रही हैं, तो ज़्यादा आपको उस वक्त अपील क्या कर रहा देखो चीज़ें डिपेंड करता है। जैसे कैरेक्टर्स होते हैं ना, जैसे बिल्किस कौर एक कैरेक्टर था सिखनी का, होता? हाँ जी। और वो मैंने अमेरिका में जाके किया था, और वो पूरी अद्दा किद्दा वाली पंजाबी थी। वो एक मज़े का चैलेंज था, और मैं साटन की शलवार पहनी हुई है, कोटी वाली औरत चोटी कस के और सौदा लेने जा रही है, और वो तो वो एक कैरेक्टर का मज़ा। क्योंकि हमने किसको देखा था? हमने यहाँ देखा था हमारे पीटीवी के ड्रामों में उज़मा गिलानी साहिबा को, रूही बानो को, खालदा रियासत को, हमारे रोल मॉडल्स थी वो। साहिबा, हाँ। तो हमने इनको देखा हुआ था, तो हमें तो ये होता कि हमें भी कोई ऐसा चैलेंज मिले। अब कहाँ मिलता है किसी को ऐसा चैलेंज, नहीं मिलता। फिर मैं एक यहाँ मोहम्मद निसार हुसैन साहब का लॉन्ग प्ले मैंने किया था, जिसमें मैं सब्जियाँ चुराने वाली बनी थी, गंदी सी गली सड़ी सब्जियाँ उठाती थी। मुझे उस पर अवार्ड मिला था बेस्ट एक्ट्रेस का, जो कि बहुत बड़ी बात थी उस वक्त 86 के सबसे बड़े अवार्ड में। वेरी सिमिलर टू माय फेयर लेडी काइंड ऑफ अ कॉन्सेप्ट ना, वो जो जिस किस्म का कैरेक्टर था एलाइजा अच्छा, ड्यूलिट उसके का। बाद मैंने किया, मेरे मुझे चौंकाने का मज़ा आने लगा। लोग चौंकते थे, मुझे मज़ा आता था। मैंने एक बंगालन का रोल किया था, और मैंने उसमें बंगाली एक्सेंट के साथ उर्दू बोल दी, और हमने एक बंगाली बंदा रखा था अपने साथ जो हमें करेक्ट करा अच्छा, था। ये नहीं मुझे पता था। ये सिंगल प्ले था, ठीक है। फिर मैंने एक हिंदको औरत का रोल किया था, जो हिंदको के आम माँ नहीं पता हैगा, तो माँ जा साथे आसा वाली, वो जो हिंदको होती है ना, वो मैंने किया था। मुझे फिर मैंने उडारी में सराइकी पंजाबी बोली थी, कि वो साइमा चौधरी से अलग होनी। मुझे अपने आप से बचने का बहुत शौक है, अपने काम से बचने की कोशिश करती हूँ। बिकॉज ऑब्वियसली जब एक जगह ठप्पा लग जाता है इस इंडस्ट्री में, बट आप पे ठप्पे लगे, आपने रिमूव किए, ठप्पे लगे, आपने खुद ही रिमूव किया। फिर मैंने जो एज अ बॉय गाना गाया था, रैप सॉन्ग, आपको याद है? इट्स माई लाइफ। इट्स माय पूरी उसकी एल्बम निकाली थी, वो आपने एल्बम बेड़ा गर्क कर दिया था, लड़का It's My बन के Life मैंने का। पूरी एल्बम लिखी और गाई। फिर वो और दोबारा से, अब मैंने कहा बस मैं एक काम करके हट जाती हूँ वहाँ से। आपने मुझे दोबारा साइमा चौधरी करते हुए किसी ड्रामे में नहीं देखा। मैं फिर भी करूँगी तो बारात में ही करूँगी, मैं उसको लेके नहीं फिरती कि मैं अब यहाँ भी कर लूँ, मैं वहाँ भी कर लूँ। इजाज़त से एक ब्रेक, इसके बाद जब आएंगे तो हमने, क्योंकि अपने अब शो को इतनी बातें रह गई हैं व्यूअर्स, तो ब्रेक के बाद जब आएंगे तो एक चीज़ की मैंने बड़ी ज़रूरी बात करनी है, क्योंकि देखें मैडम जी के बाद यू आर दी ओनली वन जिनको एक स्टाइल आइकॉन की तरह भी लोग आइडियलाइज तौबा, करते वो तो हैं। हसीन योर परी मेकअप, थी। योर मैडम जी भी वॉज अ वेरी अट्रैक्टिव लेडी, बट उनकी जो शी वॉज वेरी ग्रेसफुल एंड दैट कलेक्टिव लुक मेड हर ब्यूटीफुल। बहुत प्यारी। आपकी भी वही बात है, साड़ी, ईस्टर्न, वेस्टर्न, आप जो भी पहन। सो आई वांट टू टॉक अबाउट योर फैशन सेंस एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, कि ये अब तो स्टाइलिस्ट आ गए ना। हाँ, आप पहले तो कहाँ उस थे वक्त हमारे से एक फैशन आइकॉन है जब कोई स्टाइलिस्ट भी नहीं होते थे। तो ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस पर भी बात करेंगे, आजकल किन प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है, एंड एक अगर सॉन्ग और हो जाए देख लेंगे भाई, इतने प्यारे दोस्त बैठे हुए हैं, इनको देख के तो वैसे ही दिल चाहता है तो गाना सुनते सुनते वापस आएंगे और अपनी गुफ्तगू को भी कंक्लूड करेंगे, और ना जाने किचन में कुछ बना या नहीं बना, हम तो अपनी ही दुनिया में गुम है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। द एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, दिल को ठंडक पहुंचाने वाली बुशरा अंसारी हमारे साथ हैं। इतना बड़ा ऑनर है, ये तो इनका घर है, हम यहाँ पे मेहमान हैं। हमारा घर है। इट इज़ योर हाउस, इट इज़ बिल्कुल। योर होम। मुझे कहते हैं ना हमारा मैका है BTV। बिल्कुल। यहाँ फिर कराची टीवी ऐसा जैसे एक हमारे लिए क्लब होता था, और क्या हमने क्या क्या लोग यहाँ देखे हुए हैं। यहाँ यावर हयात साहब देखे हुए हैं, यहाँ रफ़ीक वड़ाइच साहब देखे हुए हैं जो म्यूज़िक में तक काम किया, MNH को देखा हुआ है, जाइंट्स थे। और वो मतलब मैं ये आज कह रही थी कि वो क्रिएटिव भी थे और क्रिएटिव लुकिंग भी बट थे। यू आर वेरी लकी। शहजाद खलील थे। देखिए उस वक्त म्यूजिक एंड एक्टिंग, बस यही दो चीजें थी, और दोनों के सुपर हीरोज के साथ आपने Giants के काम साथ। किया, जायंट्स के साथ आपने काम कराची में देखिए मोहसिन अली साहब, But देखिए कासिम जलाली साहब, सुल्ताना सिद्दीकी, शुएब मंसूर, मतलब लॉट ऑफ पीपल। और वो क्रिएटिव लोग थे भी, और वो लगते भी थे कि क्रिएटिव है। अब तो किसी के अब दुनिया- किसी को देख के ये नहीं पता चलता कि उनको कुछ
मेरे साथ हो चुका है। कुछ अरसा पहले मैं एक सेट पे गई तो एक लड़का खड़ा हुआ था, तो मैंने वैसे ही कहा, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है? बेटा मैं आ गई हूँ, डायरेक्टर कहाँ है? तो कहते जी मैं डायरेक्टर हूँ। मैं कच्ची हो गई, मैंने कहा यार वो ये बेचारा बिल्कुल बॉय टाइप लग रहा था, बट मतलब द पॉइंट इज यू नो एक आई एम आल्सो काइंड ऑफ यूज्ड टू डायरेक्टर्स लुकिंग पता है लाइक क्या एक्चुअली मैं मज़े की बात हूँ, मेरे ख्याल आम लोग इसको शायद इतना रिलेट कर सकेंगे या नहीं। ये जो शायर, अदीब, क्रिएटिव लोग होते हैं, म्यूज़िक से रिलेटेड होते हैं, उनका एक सर्टन लुक होता है, और वो ये नहीं होता कि नॉर्मल से लोग हों, जैसे कि ना किसी के बाल लंबे होंगे, किसी के कपड़े ऐसे होंगे, वो वही तो अपने कह रही हूँ, zone- इसीलिए तो वो मैंने zone कहा में बॉय होता सा है था, अपने। मैंने कहा इस्लाम बेटे नॉर्मल नहीं होते वो लोग इतने ना, मतलब ऐसे जैसे कि या शायर होगा तो उसके बाल लंबे, या उसने शायद कुर्ता शलवार मसला हुआ पहना होगा। मेरे अब्बा खुद ऐसे थे, दरवेश से, फ़कीर से, उनको जो कपड़े पहना दो पहन लेते थे। उनको वो एक किताबें और कागज़ और पेन चाहिए होता था। तो अब जो लोग इस काम में, ये नहीं कि वो कोई बुरे ही हैं, तो वो आपको लगता नहीं है कि वो कोई क्रिएटिव क्लैन है, वो कुछ और ही लगता है, जैसे जॉब करने वाले लोग होते हैं ना, मल्टीनेशनल्स के। इंटरनेशनल, मल्टीनेशनल, मल्टीकल्चरल, इंटरनेशनल एंड मल्टीकल्चरल से। अच्छा, अब कौन सा गाना सुनाएंगे? चलो भाई, हम पंजाब आए तो फिर पंजाबी गाना गाइए। अब ये और वो हमारी जो रूहानी माँ है, रूहानी उस्ताद हैं, रूहानी आइकॉन है मैडम नूरजहां। ये जो सुर का लगाव, एक्सप्रेशन है ना, ये उन्होंने सिखाया है। मैं तो क्लेम नहीं करती कि कुछ सीखा हुआ है, कि लफ्ज़ कैसे करना है और उसमें प्यार कैसे डालना है, उनसे सुन के तो उनका ही कुछ गाते हैं। चलें। और ये इतना अच्छा बजाने वाले दोस्त हैं तो क्यों नहीं। अग बलदी जावे मैनू समझ ना आवे, बुरा हाल होया दिल बेईमान दा, आया मौसम तेरे मेरे तेरे मेरे तेरे प्यार दा, आया मौसम तेरे मेरे तेरे मेरे तेरे प्यार दा, आया मौसम। अग बलदी जावे मैनू समझ ना आवे, बुरा हाल होया दिल बेईमान दा, आया मौसम तेरे मेरे तेरे मेरे तेरे प्यार दा, आया मौसम। केड़ियां ख्यालां विच डुब्बियां हानियां, ए रुत्तां कल्लियां गुजारियां नहीं जानियां। केड़ियां ख्यालां विच डुब्बियां हानियां, ए रुत्तां कल्लियां गुजारियां नहीं जानियां। इक जालिम सरदी दूजा यार बेदर्दी, जेड़ा लाके निभाने नहीं जानदा, आया मौसम तेरे मेरे तेरे मेरे प्यार दा, आया मौसम। अग बलदी जावे मैनू समझ ना आवे, बुरा हाल होया दिल बेईमान दा, आया मौसम तेरे मेरे तेरे मेरे प्यार दा, आया मौसम। क्या बात, अभी तो रियाज दिल खुश हो गया, रियाज नहीं दिल है। खुश हो गया, क्या ब्यूटीफुल। रियाज नहीं है, सांस वास कोई नहीं है मेरे पास। अच्छा,
सांस वास कुछ नहीं है मेरे पास, तो फिर की है क्या ताड़े को? जज्बा जज्बा नहीं, जज्बे से ज्यादा फैशन 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 फैशन। अच्छा, किचन में जल्दी से नजर डाल लेते हैं, क्या सिचुएशन है बेटा? रेडी है। ऑल गुड, ऑल रेडी? Yes. आज हमने लोडेड फ्राइज एंड पीच की ड्रिंक बनाई है। ओए ऑसम, थैंक यू सो मच बेटा, लुक्स गॉर्जियस और वेरी नाइस प्रेजेंटेशन, थैंक यू लुक्स गुड, थैंक यू मेरा। अच्छा, मजा आया आज? एक जी, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। उसको खाना पकाने में देरी लग गई मेरी वजह से। नहीं, वो मैं यही तो देख रही थी, मैंने वैसे उसको देख बात के कहा, बिल्कुल मैंने ठीक कहा, है। खाना भी बनाया है, तू बुशरा जी को ही भाई, देख रही जब हो। वो कोई बोर मेहमान आता होगा वो आराम से खाना पकाती होगी ना। अच्छा, एक बात बताएं, एक चीज़ जो मैं नहीं छोड़ सकती, बिकॉज जब मैंने एक दो लोगों से मेंशन किया, उन्होंने कहा प्लीज़ आस्क हर अबाउट हर फैशन सेंस, क्योंकि देखिए आपने उस वक्त अपने आप को एज एन आइकॉन, एज अ फैशन आइकॉन इस्टेब्लिश कर दिया एंड अनकॉन्शियसली मेरे ख्याल से, क्योंकि आपकी इतनी और चीज़ें, सबसे पहले तो ऑफ कोर्स आपकी फैमिली, आपके बच्चे आपकी प्रायोरिटी थे, सिंगिंग ऑन एंड ऑफ चल रही थी, एटलीस्ट लाइव शोज़ वगैरह तो हो रहे थे, फिर एक्टिंग भी, साथ में आप लिख भी रही थी, तो आई डोंट थिंक कि फैशन पे आपकी इतनी तवज्जो थी, या थी, क्या स्टोरी है? क्योंकि मैडम जी बाकायदा टाइम लगाती थी, क्योंकि अभी मैडम जी इसका ही हमने ट्रिब्यूट एक सुना, तो व्हाट इज इट? मैडम तो एक हसीन प्यारा चेहरा, खूबसूरत स्किन, और क्या उनका एक ऑरा था, वो तो खैर मैं उनसे तो खुदा न खास्ता बाजी जी ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, नहीं ਤੁਹਾਡੀ नहीं ਮਿਹਰਬਾਨੀ। अच्छा, कोजिया ਨੂੰ बहुत जोर लाना पैंदा है। बिल्कुल ही देखो आपको गए पता है? हाँ, तो सारी बहनों में से एक सांवली थी ना मैं, तो मुझे तैयार होने का शौक था और मुझे अपने आप को ठीक रखना सुपर था। डुपर स्टार कौन निकला? वो तो फिर अल्लाह की मेहरबानी, वो कहती थी ना मेरी प्यारी बहन सुंबुल मजाक से, देखो कल्लो को देखो कहाँ निकल गई, हम तो बैठे रह गए हाय घर में। अल्लाह, बट ये बहुत ही सुंबल आपी टाइप बात थी। हाँ, वो हाँ जी। क्योंकि एक्चुअली आई वाज सीरियसली आई वाज द ओनली वन हु वाज डार्क इन द फैमिली। अब्बा सांवले थे ना, तो ये सारे तो गोरे अंग्रेज थे, अम्मी तो अंग्रेज गोरी थी ना, अम्मी बिल्कुल अंग्रेज गोरी, बिल्कुल। तो मैं वो कहती तो थी, लगती थी कि उनको हाथ लगाएंगे तो मैली हो हाँ जाएंगी। अम्मी तो बिल्कुल, और नाना नानी वाकई अंग्रेज गोरे थे। तो खैर एनीवे, तो उस वजह से मुझे थोड़ा सा अपने आप को तैयार करना आ गया, शौक भी था और आता भी था। सुंबुल को नहीं आता था ना, उसकी शक्ल ही अच्छी थी, कहती थी अपना तो इतना अच्छा लाइनर लगाया, मेरा भी लगाओ, उसका टेढ़ा अल्लाह हो की जाता था। कसम, उनके साथ ड्रामों में एक्टिंग कर रही होती थी, एक लाइन ऐसे जा रही हाँ, होती, हाँ, दूसरी नहीं इंच आता जा था। रही होती थी, मैं कहती थी आप ही खुदा का वास्ता कुछ तो कर, कहती नहीं नहीं ठीक है चल जाएगा, मैंने कहा विंगी आ रही है आंखें, हाँ, तो नहीं, कहती उसको तुम्हारी नहीं माँ आता ही था। बनी हुई है ना, ठीक है। बाजी भी ऐसे ही है, बाजी को जो समझ आती है बाजी कर तो लेती है। जल्दी से। बाजी तो सिल्वर बाजी is कपड़ों very में- cute and बड़ी simple। बाजी तो एक मतलब इंटेलेक्चुअल औरत है, Very पढ़ी serious। लिखी है, बाजी की 11 किताबें माशाल्लाह, तमगा बाजी इम्तियाज मिला। अब्बू। हाँ अब्बा, तमगा इम्तियाज मिला है माशाल्लाह बाजी को इस दफा, माशाल्लाह, माशाल्लाह। अदबी और बहुत बड़ी बात है, हम तो नजर आते हैं ना, जो लिखने पढ़ने वाले लोग हैं उनको अगर कोई ऐसा ऑनर मिले, वो हमारे लिए वो बहुत बड़ा प्राइड है। खैर, तो बाजी आपका का भी सितारा इम्तियाज और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस कम नहीं है लड़की? नहीं, हमारी फैमिली का ये चौथा है। अब्बा को मिला प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, मुझे मिला प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, और मुझे मिला सितारा, और बाजी को मिला तमगा। माशाल्लाह, तो माशाल्लाह एक फैमिली में 4 सिविल अवार्ड आ गए अल्लाह के फजल से। इंशाल्लाह भी तो और वो भी बहुत सेंस आने। बहुत था, शौक था मैचिंग चीज़ों का। मुझे याद है अनारकली में हम जाते थे शॉपिंग करने, जब हम लाहौर में रहते थे, तो मेरे पास चाहे 60 रुपए होते थे, मैंने चप्पल लेनी होती थी मैचिंग, तो हर चीज़ की मैचिंग था। अम्मी कहती थी कोई मुंह दे रंग देवी होवे तो वो भी मैच कर लिया करके दी। हाय अल्लाह, तो मेरे पास चप्पलें जूते चाहे सस्ते महंगे कैसे भी हो, मैंने कभी ऑड चीज़ पहनी नहीं। अच्छा, आई एक्सपेक्टेड दैट यू वुड बिकम द डिजाइनर। तो जब अस्मा आप आई डिजाइनिंग की तरफ, तो मैंने कहा वैसे देखिए बाकी सब चीजें मैं मानती हूँ आपकी, लेकिन ये बुशरा जी का डिपार्टमेंट था भाई। तो वो कहती है नहीं वो तो इतनी मसरूफ, तो ये तो वो, तो तुम्हें पता है मुझे तो शौक होता है, तो बुंदे भी बनाने शुरू कर दिए, तो कपड़े भी बनाने शुरू कर दिए। मैंने कहा हुन, उसके लिए मेरे पास इतना पेशेंस नहीं था, अपने कपड़े में कर लेती थी। मेरी तो बड़ी पुरानी एक वो और आप सेट पे बड़ी लड़कियों की ग्रूमिंग भी सीधी करती रही हैं, मुझे ये भी लेकिन पता मैं है। 80s में भी क्या करती थी, मैं सिल्क के जूते बनवाती थी अपने सिल्क के सूट के साथ के, उसका क्लच बनवाती थी कराची के सदर में, और फिर मैं बाहर से एक अजीब व गरीब से जूते लाती थी जो मतलब नॉर्मली कॉमनली नहीं मिलते थे। उस जूते के साथ मैं कपड़ा लेके तो मैं कढ़ाई वाले को देती थी कि इसका जो पैटर्न है वो यहाँ बनाओ। तो कभी कभी लोग मेरा जूता भी देखते थे कपड़े की, ये जूता लिया था क्या कपड़ा? में कहती जूता मिल जाता है, अच्छा, कपड़ा बना लेते अच्छा हैं। कितने जूते हैं? अरे कुछ ना पूछो, लम्हा हिसाब लेंगे बहुत, लेकिन मैं निकालती भी बट रहती हूँ। कितने के होंगे? रात को मैंने सदफ को 6 जूते कितने दिए। के होंगे? 100 या 50 या नहीं, 150? असल में जूते फिर आप चेंज करते रहते हैं ना, लेकिन मैं ज़रा सा, मुझे अल्लाह माफ़ करे, मैं ये नहीं कि बहुत महंगे जूते हैं मेरे, ये खुस्सा है, पता नहीं मेरे ख्याल अस्मा ने दिया 2000 का होगा शायद, अल्लाह जाने, मुझे नहीं पता। अगर ये गंदा हो जाएगा मैंने नहीं पहनना, अगर इस पर कोई काली सी चीज़ गिर जाएगी तो मैं इसको धो के नहीं पहन सकती। फिर मुझे क्लीन चीज़ चाहिए, मुझे, मैं लगेज भी गंदा नहीं ले सकती, उस पर अगर निशान पड़ जाता तो मैं फिर वो
स्टोरेज में हाँ, डाल शी इज वन ऑफ द ओनली आर्टिस्ट जिनको जब भी मारो तो एक खुशबू का भभका आता है। नहीं, वो नहीं, बट वो होता है ना, देखें आप काम करते हो, बंदा बिजी और होता है, ये इसके लिए, इस नफासत के लिए बहुत एक्सपेंसिव होना ज़रूरी नहीं है। हाँ जी। मैं नहीं लेती हूँ कोई 15 लाख रुपए का बैग, मुझे नहीं शौक ना, लोग लेते हैं, मुझे, मैंने मतलब किसी को क्रिटिसाइज नहीं करी, शौक की बात। मैं बैग बदल देती हूँ, मैं आगे से दे देती हूँ, इधर को उधर बहनों को दे दिया और नया ले लिया। और बैग इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट फॉर मी, मेरे लिए और बहुत सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है। मैं अच्छा लग रही हूँ शायद, अल्लाह जाने अच्छा, वैसे तो वो ये क्या मेरे है, वो चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है? आपने कहा मेरे लिए और बहुत सी चीज़ें इंसान और लोगों के लिए उस पैसों में से शायद कुछ कर सकते हैं आप, क्योंकि किसी आप के लिए। बहुत से गेट टुगेदर्स भी करती हैं घर पे, और वो सोसाइटी टाइप गेट टुगेदर्स नहीं होते। नहीं, वो आप अपनी इंडस्ट्री के लोगों को, बहुत से भूले लोगों को भी आप बुलाते हो, मैं बुलाती और मैंने आपके सोशल मीडिया पे भी देखे और अदरवाइज भी, और बहुत सी आप चीज़ें छुपके हम से अभी भी करते शकील हो। को मिलने गए थे, बहुत दूर उन्होंने घर ले लिया, बड़ा प्यारा सा है, लेकिन वो दूर चले गए, वो बड़े दुखी रहते हैं, सैड हो जाते हैं, बहुत वो इंडस्ट्री से sensitive है। बहुत तंग थे। वो नहीं, वैसे इंडस्ट्री के तो हालात हो गए थे। इमोशनल बहुत हैं, वरना देखें कवि साहब तो हंसते खेलते चले गए, उन्होंने कहा कुछ नहीं होता, मैं तो यहीं से सेट पे मरूंगा। उन्होंने नहीं, अपना अपना मिजाज होता है, शकील का मिजाज बहुत सेंसिटिव था, तो वो उदास हो जाते हैं, तो मैं, वो घर बड़ी दूर है, अब मैं और रुबीना अशरफ ढूंढ के गए, वो उस बात पे रोते कि तुम इतनी दूर मेरा घर ढूंढ के, मैं कहा तो क्यों नहीं, जब जाना है तो जाना है, मिलना है तो मिलना है। इस तरह फिर मैं उनको बुलाती हूँ अपने पास, शकील साहब को, कमालुद्दीन अहमद जो यहाँ पे मेकअप आर्टिस्ट थे, जो मुझे परी बनाया करते थे, वो अभी तक मैं उनको अंकल कहती हूँ, हालांकि मैं खुद ही आंटी बन चुकी हूँ, लेकिन उनको नहीं बुलाया, जाना आंटी। काजिम पाशा को बुलाया, जो लोग दूर दूर हैं, जो बहुत दिनों से नहीं मिले, जो अब रिटायर्ड हैं, फिर इस तरह के 5-6 लोग। तो मैं वैसे भी अपने घर पे, मेरा दिल चाहता है जो लोग मुझसे ज़्यादा जानते हैं, मुझसे ज़्यादा मतलब पढ़े लिखे भी हैं, मेहताब राशिदी आती हैं, खुशबख्त आती हैं, जहरा निगाह मेरे घर आती हैं, सुल्ताना आती हैं। अब देखिए ना, मुझे अच्छा लगता है बड़े ऐसे लोगों में बैठ। ओपन होम हाँ। with such a busy career and so much traveling, and then I know that you are very attached to your children also, तो it's चिल्ड्रन से ज़्यादा तो जो नवाज से शुक्र जाऊं। उन्होंने कहीं का नहीं छोड़ा मुझे, मेरे करोड़ों रुपया खा गए हैं, क्योंकि मैं टिकट ले लेके जाती हूँ। और वक्त गुजर गया और पता भी नहीं चला, और अब शो को कंक्लूड करने का वक्त आ गया है। मेरे लिए दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ऑनर्स। पहले आपके साथ छोटे मोटे इस टाइप की चीज़ें करने मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि एक दफ़ा आपसे बैठ के 1-on-1 गुफ्तगू करूं, आपके बारे में, आपकी ज़िंदगी के बारे में जानूं। मुझे पता है ये अभी ड्रॉप इन दी ओशन था, अभी तो और बहुत कुछ है, लेकिन पूरे पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की तरफ से, जुगन कासिम की तरफ से, और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से, और हमारी पूरी टीम की तरफ से, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच, इट्स सच एन ऑनर एंड अ प्लेजर। बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे, इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, और इसी तरह आप खुद भी हंसे दिल से, और दूसरों को भी अल्लाह का हंसाएं। बहुत शुक्र है, अल्लाह का लाख शुक्र है, करोड़ों यू शुक्र ब्रिंग है। सो मच जॉय टू पीपल्स लाइफ, पुष्रा जी। एक्चुअली जो भी मोमेंट इस वक्त आपको खुशी का मिल जाए, बहुत मुश्किल है आजकल के हालात में, वो आपको पूरा अवेल करना चाहिए, किसी को भी। मैं भी बार बार कहूँगी, इसके लिए बहुत पैसा होना ज़रूरी नहीं है, पैसा ज़रूरी है, मगर सिर्फ पैसा ज़रूरी नहीं है ज़िंदगी के लिए। आपका मिजाज, मतलब मैं आपको जाते जाते एक छोटी सी बात बताऊँ। कुछ दिन पहले मैं आई थी, 2-1 महीने पहले, तो मैंने अस्मा से कहा मैं कामों से आती हूँ, ये वो, हम मिलते हैं, जल्दी जल्दी खाना खुना खाते हैं, उसके बाद मैं चली जाती हूँ। मैंने कहा मैंने अपने रूह के, अपने मन के लिए एक शाम रखनी है, और हमने रखी जुल्फ़िकार अतरे के साथ एक शाम। क्या बात है। मैंने उनको घर बुला लिया, वो एक ढोलकी वाला लेके आ गए, फिर तो जो उनका म्यूज़िक है आपको भी पता है, हाय हम तो तड़प गए, और उनको भी मज़ा आया कि सारे के सारे, ज़ारा ने तो डांस ही शुरू कर दिया ना, सारी फैमिली एक एक चीज़ पे वाह वाह कर रही थी। हमने उनको 2-2.5 घंटे सुना, उनकी चीज़ें उनसे सुनी, ये हमारे मन की मर्ज़ी थी, इसमें कोई पैसों का काम नहीं था, कोई बिजनेस नहीं था, कोई शो नहीं था। तो मैं कहती हूँ अपने मन की मर्ज़ी करें, जो भी आपको अच्छा लगे। वो वक्त उसमें पैसे नहीं लगते हैं। हमने उनको खाना खिलाया, हमने उनसे प्यार किया, उनका म्यूज़िक सुना, उनको भी अच्छा लगा कि ऐसे भी सुनने वाले भी लोग कम मिलते हैं। तो ये करना चाहिए, आपको जो अच्छा लगे, जिस तरह भी आप कर सकें। मुझे पता है बड़े मसाइल हैं दुनिया के, हमारी ज़िंदगियों में बहुत मुश्किलें आ गई, लेकिन छोटी छोटी खुशियाँ हैं, उनको अवेल कर लें तो बहुत अच्छा है। ब्लेस यू, थैंक यू, ऑलवेज ऑलवेज। आपका भी शुक्रिया सबका। शहजाद अली, मोहम्मद इकबाल, शाहिद अली और जग्गू खान का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे प्यारे भाई इतने पेशेंस के साथ ऑल थ्रू शो, उनको तो आज इतना मजा आया मेरे साथ, आपको पता ही नहीं। हाँ जी, अभी वो पूछना था। हर 2 ब्रेक में कहते हैं बड़ी खड़ी खड़ी बातें हुई हैं आज, बड़ी खड़ी खड़ी बातें हुई हैं। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
आप तो मेरे साथ ही होते हैं, तो फिर हम किसी और शो में मिलेंगे। एंड ऑफ कोर्स हमारी शेफ का भी बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया मेरे बच्चा, Thank ब्लेस you. यू। एंड आ लिविंग लेजेंड, फैशन आइकॉन, रोल मॉडल, एक्टर, राइटर, बेहतरीन होस्ट, भी होस्टिंग की तो बात ही नहीं की व्यूअर्स, उसको तो मैंने एंज भी नहीं किया ना। आई मीन सिंगिंग, कौन सा एरिया है जिसमें ये एक्सेल नहीं करती? तो जब लोग कहते हैं ना यू कांट बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, तो मेरा हमेशा जवाब ये होता है बुशरा अंसारी इज, सो इफ़ शी कैन बी, सो कैन आई एंड सो कैन यू। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। इस रिक्वेस्ट के साथ शो क्लोज करूँगी कि बुशरा अंसारी और उनके पूरे ख़ानदान को अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल कीजिएगा। you. हम सबके फैंस होते हैं, उनको दिल चाहता है कोई गिफ्ट दें, ये करें वो करें, दुआ से बड़ा तोहफा जी, कोई नहीं है। बिल्कुल बस सही। दुआओं में हर वक्त याद रखें बिल्कुल और क्रिटिसिज्म को प्लीज़ ऑन द साइड करें। खुदा हाफ़िज़।